डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी हमारे द्वारा एडिट, अनुवादित और अनुकूलित की गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता मिलती है तो वो मात्र संयोग है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी YouTube पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका संपादन और अनुवाद विशेष रूप से हमारे द्वारा किया गया है। एपिसोड 411 प्रेत तलवार का रहस्य। सबकी नजरें विक्रम वर्मा की ओर घूम गई। इस बार जय सिंह ने लगभग विक्रम वर्मा का नाम लेकर ही चुनौती दी थी। विक्रम वर्मा परिवार के सबसे प्रमुख सदस्य विंध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर थे और उनकी शक्ति वेनरेबल रियल्म के चरम पर थी। रुद्रसेन चौहान की हार के बाद विंध्य प्रदेश की ओर से जिसका अनुमान था कि वो जय सिंह से लड़ सकता है, वो शायद केवल विक्रम वर्मा ही थे। एक गंभीर भाव के साथ विक्रम वर्मा जानते थे कि जिस क्षण जय सिंह ने वर्मा परिवार को चुनौती देना शुरू किया, ये लड़ाई अनिवार्य रूप से उन पर आ पड़ेगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, धीरे धीरे खड़े हुए और कदम दर कदम मंच पर चले गए। कोई विशेष चाल नहीं थी, नहीं कोई असाधारण हरकत, ठीक वैसे ही जैसे कोई साधारण व्यक्ति चल रहा हो। हालांकि दृश्य में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उनका हर कदम दर्शकों के दिल की धड़कनों पर पड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। हर कदम उनकी धड़कनों को खींच रहा था, अनजाने में उन्हें अपनी लय का पालन करने के लिए विवश कर रहा था। अंत में विक्रम वर्मा मंच पर चढ़कर जय सिंह के आमने सामने खड़े हो गए। जय सिंह विक्रम वर्मा ने गहरी आवाज में कहा, मेरा तुमसे केवल एक प्रश्न है। चंद्रपुर में मेरे भतीजे का लापता होना, क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? सभी की निगाहें जय सिंह की ओर मुड़ गई, क्योंकि वहां उपस्थित अधिकांश लोग विमल वर्मा के बेटे के लापता होने के बारे में जानते थे। वर्मा परिवार ने उसे खोजने के लिए बहुत सारा धन और संसाधन खर्च किया था, जिससे हंगामा मच गया था, लेकिन अंत में कुछ नहीं मिला। अब जब विक्रम वर्मा ने ये प्रश्न उठाया तो सभी चौंक गए। क्या यह हो सकता है कि विमल वर्मा के बेटे का लापता होना जय सिंह से संबंधित था? जय सिंह का चेहरा शांत रहा और उन्होंने कहा, मैंने उसे मार डाला। क्या भीड़ में कोलाहल मच गया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जय सिंह इतनी स्पष्टता से स्वीकार करेंगे, और वो भी इतने चौंकाने वाले तरीके से। वर्मा परिवार के सदस्य सभी क्रोधित हो गए, विशेष रूप से विमल वर्मा, जो उछल पड़े और दहाड़े, जय नाम वाले, मेरे परिवार की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? मुझे एक कारण दो, वरना मेरा वर्मा परिवार तुम्हें न्याय के कटघरे में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। जय सिंह ने शांति से कहा, क्या यह कारण तुम्हारे लिए पर्याप्त है? बकवास, विमल वर्मा ने गुस्से से चिल्लाया। मेरा बेटा दयालु था और तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तुम्हारे पीछे क्यों जाएगा? ये तुम ही हो, निर्दयी और नीच। निश्चित रूप से पिछली बार होलकर परिवार के 10 बड़े परिवारों में प्रवेश का विरोध करने के लिए मुझसे द्वेष रखते हो, इसीलिए तुमने मेरे बेटे को मार डाला। जय नाम वाले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जैसी तुम्हारी इच्छा। जय सिंह ने ठंड से जवाब दिया, मैंने तुम्हें कारण बता दिया है। यदि तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम्हारा वर्मा परिवार अपनी पूरी ताकत से मुझसे भिड़ने के लिए स्वागत है। तुम सच में सोचते हो कि तुम अपनी थोड़ी सी ताकत से कानून से ऊपर हो? जय नाम वाले, विमल वर्मा दहाड़े, मेरा वर्मा परिवार विंध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा परिवार है। तुम खुद को क्या समझते हो? मेरे वर्मा परिवार से तुलना करने की हिम्मत कर रहे हो? शोर मत करो। जय सिंह ने ठंड से कहा। हवा में एक थप्पड़ मारा और विमल वर्मा को दूर फेंक दिया। विक्रम वर्मा का भाव बर्फीला हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, जय नाम वाले, कितने घृणित हो। मैं इस मंच पर खड़ा हूं और फिर भी तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें कैसे सहन कर सकता हूं? विक्रम वर्मा ने प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन जय सिंह ने उन्हें ठंड से रोक दिया। विक्रम वर्मा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दबाजी न करो। वर्मा परिवार की पैतृक टेक्निक बाउंडलेस ओशन शक्ति संचय करने के बाद उसे छोड़ने के सिद्धांत को महत्व देती है। जिस क्षण से तुम मंच पर चढ़े हो, तुम शक्ति जमा कर रहे हो, लेकिन तुम अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंचे हो।
अभी अपनी चाल चलना अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे बिना क्या तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न कर पाने का डर नहीं है? विक्रम वर्मा का भाव बदल गया और उन्होंने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें कैसे पता वर्मा परिवार की छोटी मोटी चालें कब से रहस्य मानी जाने लगी? जय सिंह ने ठंड से कहा, मैं तुम्हें तैयारी के लिए 3 मिनट और देता हूं। जब तुम तैयार हो जाओ तब मुझसे लड़ना। विक्रम वर्मा अत्यंत परेशान थे, लेकिन उनके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जय सिंह ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। वर्मा परिवार की पैतृक गुप्त टेक्निक बाउंडलेस ओशन धीरे धीरे एक शक्तिशाली प्रहार के लिए तैयारी करने की अवधारणा पर जोर देती थी। यदि वो पर्याप्त शक्ति जमा कर सकते तो ये चाल रुद्रसेन चौहान की वाइन रोल्स दी रेमनेंट्स ऑफ क्लाउड्स से दर्जनों गुना अधिक दुर्जय होती। साधारण दिनों में जब भी विक्रम वर्मा किसी के साथ अभ्यास करते तो वे प्रतिद्वंद्वी से लड़ते हुए शक्ति इकट्ठा करते। हालांकि जय सिंह से लड़ना अलग था। रुद्रसेन चौहान की पहले की दयनीय हार ने विक्रम वर्मा को जय सिंह के आतंक से अवगत करा दिया था। उन्होंने अपनी ताकत पर विचार किया और निराशाजनक रूप से पाया कि जय सिंह का सामना करते समय उनके पास शक्ति जमा करने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए जिस कारण से वो धीरे धीरे मंच पर कदम दर कदम चले वो शांति के कारण नहीं था, बल्कि ये शक्ति इकट्ठा करने के लिए जानबूझकर की गई देरी थी। फिर भी आवश्यक शक्ति जमा करने के लिए समय अभी भी पर्याप्त नहीं था। जय सिंह ने एक नजर में उनकी समस्या देख ली, जिससे उनकी घबराहट और बढ़ गई। क्या जय सिंह की ताकत सचमुच इतनी अथाह थी? जय सिंह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़े थे, शांति की प्रतिमूर्ति। उन्होंने बात नहीं की और अपनी आंखें भी थोड़ी बंद कर ली। सभी की नजरों में जय सिंह अत्यंत रहस्यमय लग रहे थे। वास्तव में जय सिंह बाहर के शोर को ध्यान से सुन रहे थे। प्रेत तलवार मोहनलाल बाहर फोन पर बात कर रहे थे। मोहनलाल की आवाज सुनना आसान था, लेकिन जय सिंह जो सुनना चाहते थे वो कॉल के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति की आवाज थी। प्रेत तलवार, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे समझ आ गया। मैं तुरंत मास्टर से संपर्क करने जाऊंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि वे स्वर्गलोक पर्वत शिखर पर है और मुझे वहां चढ़ना होगा। इसके अलावा स्वॉर्ड सेंट वहां है। मैं स्वॉर्ड सेंट को यह समाचार नहीं सुनने दे सकता, अन्यथा यह परेशानी भरा होगा। मोहनलाल ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, जब तक तुम दिव्य सम्राट को सूचित कर देते हो उतना ही काफी है। विक्रम वर्मा अब मंच पर प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें कुछ समय तक टिके रहना चाहिए। हम जितना संभव हो सके देरी करने की कोशिश करेंगे। एक विचार अचानक जय सिंह के मन में आया। स्वर्गलोक पर्वत शिखर तो स्वॉर्ड सेंट और अन्य लोग वास्तव में स्वर्गलोक पर्वत शिखर पर मुकाबला कर रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए जय सिंह अचानक पास में खड़े हर्षवर्धन होलकर की ओर मुड़े और अपनी आवाज को एक धागे में केंद्रित करके हर्षवर्धन होलकर को अपना संदेश भेजा। किसी को स्वर्गलोक पर्वत शिखर पर भेजो और स्वॉर्ड सेंट को सबसे ऊंची आवाज में बताओ कि माया मई की नाग प्रमुख सभा में होगी। हर्षवर्धन होलकर पूरी तरह से चकित थे। आवाज उनके कान के ठीक बगल में गूंजी और ये जय सिंह की आवाज थी। लेकिन जय सिंह तो स्पष्ट रूप से मंच पर थे, आवाज नीचे कैसे आई? जय सिंह अवाक ने फिर से अपनी आवाज प्रेषित की, देखना बंद करो, मैं संदेश पहुंचाने के लिए आंतरिक शक्ति का उपयोग कर रहा हूं, बस जाओ और इसे जल्दी करो, देर मत करो। तभी हर्षवर्धन होलकर को एहसास हुआ कि जय सिंह उन्हें घूर रहे हैं। वो मन ही मन चकित थे, लेकिन उन्होंने देरी नहीं की, तुरंत लाला भाई को ढूंढकर मामले की व्यवस्था की। इस कार्य को समाप्त करने के बाद जय सिंह ने अंततः राहत की सांस ली। स्वॉर्ड सेंट के मामले का ध्यान रखने के साथ उनके सीने से एक बोझ उतर गया। अब वो पूरी ताकत से लड़ सकते थे। इस समय तक विक्रम वर्मा ने पर्याप्त शक्ति जमा कर ली थी। उन्होंने ठंडी आंखों से जय सिंह को देखा और गहरी आवाज में बोले, जय सिंह, क्या तुम मेरी चाल बाउंडलेस ओशन का सामना करने की हिम्मत रखते हो? क्यों नहीं? जय सिंह ने ठंड से चिल्लाया। एक कदम आगे बढ़ाया, अपने हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ा और बौद्ध दानवदमन मंत्र का जाप किया।
ओम मणि पद्मे हुम दानवदमन मंत्र पूरे आयोजन स्थल में गूंज उठा और इसी क्षण जय सिंह के शरीर से एक हल्की सुनहरी रोशनी भी निकलने लगी। इस बार जय सिंह का शरीर बड़ा नहीं हुआ, लेकिन दानवदमन मंत्र के प्रत्येक पाठ के साथ उनके पीछे की सुनहरी रोशनी और मजबूत होती गई। जैसे जैसे जय सिंह का पाठ तेज हुआ, सुनहरी रोशनी और भी स्पष्ट होती गई। अंत में सुनहरी रोशनी चकाचौंध करने वाली हो गई। ये क्या है मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी नहीं देखा। किसी व्यक्ति से ऐसी चमक कैसे निकल सकती है। चारों ओर भीड़ की हैरानी भरी आवाजें लगातार आ रही थी। विक्रम वर्मा का भाव और भी गंभीर हो गया। यद्यपि वो जय सिंह की चाल की प्रकृति को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जय सिंह के पीछे की सुनहरी रोशनी एक विशाल और असीम आभा का संचार करती हुई प्रतीत हो रही थी। वर्मा परिवार की चाल बाउंडलेस ओशन की कमी यह थी कि इसे शक्ति इकट्ठा करने में बहुत अधिक समय लगता था। एक बार पर्याप्त समय जमा हो जाने पर इसकी शक्ति भयानक रूप से दुर्जेय होती है, जो रुद्रसेन चौहान की चाल वाइंड रोल्स द रेमनेंट्स ऑफ क्लाउड्स से कई गुना अधिक मजबूत होने में सक्षम है। विक्रम वर्मा ने मूल रूप से यशवर्धन यादव से लड़ने के लिए बाउंडलेस ओशन तैयार किया था। हालांकि यशवर्धन यादव के अर्थ इमॉर्टल रियल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने वो विचार छोड़ दिया। ये चाल यद्यपि वाइंड रोल्स द रेमनेंट्स ऑफ क्लाउड्स से कई गुना अधिक शक्तिशाली है, अभी तक अर्थ इमॉर्टल रियल्म के स्तर तक नहीं पहुंची है। इसे अभी भी केवल एक नियर गॉड मूव माना जाता है। चूंकि ये एक नियर गॉड मूव है, इसलिए इसे एक अमर की टेक्निक नहीं माना जा सकता। और अगर ये एक अमर की टेक्निक नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें एक की शक्ति नहीं है। फिर भी विक्रम वर्मा अपने दिल में पूरी तरह से आश्वस्त थे। ये बाउंडलेस ओशन एक अर्थ इमॉर्टल के स्तर से नीचे किसी को भी मार सकता था। फिर भी अब जय सिंह से निकलने वाली सुनहरी रोशनी का सामना करते हुए विक्रम वर्मा को अनिश्चितता महसूस हुई। सुनहरी रोशनी में आक्रामक शक्ति नहीं थी, लेकिन इसकी विशाल और अथाह उपस्थिति ने इसे समझना कठिन बना दिया। सुनहरी रोशनी का सामना करते हुए उनके बाउंडलेस ओशन को ऐसा लगा जैसे उसके पास अपनी ताकत लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। सुनहरी रोशनी के आकार लेने के बाद जय सिंह ने दानवदमन मंत्र का जाप बंद कर दिया। अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़े होकर उन्होंने शांति से विक्रम वर्मा को देखा बिना कोई चाल चलने के इरादे के। विक्रम वर्मा अपनी जगह पर खड़े रहे, उनके चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। उन्होंने बाएं फिर दाएं आगे और पीछे कदम बढ़ाया, स्पष्ट रूप से हिचकिचा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो परीक्षण कर रहे हो या सतर्क हो। ये स्थिति लगभग आधे घंटे तक बनी रही। जय सिंह पूरे समय अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़े रहे, जबकि विक्रम वर्मा टो लेते रहे। फिर भी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनमें से किसी ने भी कोई चाल नहीं चली। जो दर्शक ध्यान से देख रहे थे वे मूल रूप से आश्चर्य से भरे हुए थे, लेकिन अब वे सभी अधीरता से अंतहीन जम्हाइयां ले रहे थे। मंच पर दोनों कितने भी मजबूत क्यों न हो, अगर वे लड़ते नहीं तो देखने के लिए कोई तमाशा नहीं था। अरे तुम लड़ने वाले हो या नहीं, उत्तर प्रदेश से किसी ने जोर से चिल्लाया। तुरंत एक शोरगुल मच गया, जिसमें कई लोग एक साथ डांटने लगे। विक्रमजीत ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली और गहरी आवाज में कहा, विक्रम वर्मा क्या कर रहे हैं? आधा घंटा हो गया है, क्या वो अभी तक तैयार नहीं है? विक्रमजीत के बगल में 60 या 70 के दशक का एक भूरे बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। बूढ़े ने धीरे से आह भरी और धीमी आवाज में कहा, विक्रम वर्मा की चाल, मुझे डर है कि वो उसे अंजाम नहीं दे पाएगा। क्या विक्रमजीत चौंक गए? क्यों बाउंडलेस ओशन को नियर गॉड मूव्स में सबसे मजबूत हमलों में से एक माना जाता है? फिर भी इसके लिए आकाश से भी ऊंचा दिल और समुद्र से भी गहरा मनोबल चाहिए। इस हमले को करने के लिए व्यक्ति में सर्वोच्च महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने धीरे से फुसफुसाया। लेकिन अब विक्रम वर्मा अधिक से अधिक हिचकिचा रहे हैं, जो इस चाल के लिए आवश्यक मानसिकता के पूरी तरह से असंगत है। वो जितनी देर खड़ा रहेगा, उसके इसे निष्पादित करने की संभावना उतनी ही कम होगी।
इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, इस लड़ाई के बाद उसका स्तर निश्चित रूप से तेजी से गिरेगा। मुझे डर है कि वो अपना फ्यूजन स्टेज भी बनाए नहीं रख पाएगा। सच में, विक्रमजीत ने आश्चर्य से कहा। वो क्यों हिचकिचा रहा है? क्या वो सीधे उस चाल से प्रहार नहीं कर सकता? वह प्रहार कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि निशाना कहाँ लगाना है। भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने जय सिंह के पीछे की सुनहरी रोशनी पर एक नजर डाली और फुसफुसाया, ये सुनहरी रोशनी रहस्यमयी और असीम रूप से विशाल है। वो बाउंडलेस ओशन लॉन्च कर सकता है, लेकिन इस चाल का केंद्र बिंदु कहाँ होना चाहिए? विक्रमजीत ने कहा, उस सुनहरी रोशनी से क्या लेना देना? बस सीधे जय सिन्हा पर मारो, ये संभव नहीं है। भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। सुनहरी रोशनी जय सिंह के ठीक पीछे लगती है, लेकिन वास्तव में ये सर्वव्यापी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये टेक्निक बुद्धिस्ट सेक्ट की ग्रेट प्रज्ञा वज्राजेन है। हृदय में प्रज्ञा के साथ सभी नियम एक हो जाते हैं। 1000 रूपों के क्षेत्र से वज्र एक में ध्यान प्राप्त करता है। इसका क्या मतलब है? विक्रमजीत ने हैरान होकर पूछा। वो इनमें से किसी भी शब्द को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। मेरी समझ बहुत गहन नहीं है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट सेक्ट की एक गुप्त टेक्निक है, भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने समझाया। मैंने एक बार एक बौद्ध विशेषज्ञ को ये कहते सुना था कि उनके तरीके स्थान और समय के बीच अंतर नहीं करते हैं। सभी स्थान और सभी समय मौजूद है। तो अब जय सिंह सुनहरी रोशनी के पीछे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में रोशनी हर जगह है जो उन्हें अजेय बनाती है। इतना शक्तिशाली विक्रमजीत की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई और उन्होंने एक गहरी सांस ली। अपनी आवाज को धीमा करके कहा, बुजुर्ग हिरेंद्र, आपकी ताकत के साथ यदि आप इस जय सिन्हा का सामना करते तो आपके जीतने की कितनी संभावना है? अगर मैं उसकी ग्रेट प्रज्ञा वज्राजेन को तोड़ पाता तो मेरे पास जीत का 50% मौका होता। भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया। वो विक्रमजीत ने भूरे बालों वाले बुजुर्ग पर एक नजर डाली। क्या आपने ये नहीं कहा कि उसकी ग्रेट प्रज्ञा वज्राजेन सर्वव्यापी है? तो फिर इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? वो बौद्ध गुप्त विधान का अभ्यास नहीं करता है। ये टेक्निक लंबे समय तक नहीं चलेगी, भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। यदि इस बीच कोई अन्य विशेषज्ञ उससे उलझ सकता है तो उसकी ग्रेट प्रज्ञा वज्राजेन अनिवार्य रूप से विफल हो जाएगी। उस समय यदि मैं उसका सामना करता तो संभावना 50-50 होती। सच में, विक्रमजीत ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, दूर हुकुम परिवार की ओर देखा और फुसफुसाया, हुकुम परिवार के पास अभी भी एक विशेषज्ञ है जिसने अभी तक कोई चाल नहीं चली है। ये सबसे अच्छा होगा। भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान दी। इस युवक में प्रभावशाली ताकत है। अगर हम उसकी ग्रेट प्रज्ञा वज्राजेन को तोड़ पाते तो मैं वास्तव में उसके साथ एक उचित मुकाबला करना चाहूंगा। जैसी आपकी इच्छा। विक्रमजीत ने हल्की सी मुस्कान दी और अपने बगल में किसी को हाथ हिलाया। जाओ बुजुर्ग, हुकुम से बातचीत करो। हम विंध्य प्रदेश को बढ़त नहीं लेने दे सकते। इस क्षण लड़ाई के मंच पर विक्रम वर्मा ने अचानक एक दबी हुई करहा निकाली, जिसके बाद ताजे खून की एक उल्टी हुई और उनका पूरा अस्तित्व तुरंत ही निस्तेज हो गया। बड़े भैया विमल वर्मा का रंग बहुत बदल गया और उन्होंने चिल्लाया, जय, तुमने मेरे बड़े भैया के साथ क्या किया है? भीड़ ने तिरछी नजर डाली। हर आंख ने देखा कि जय सिंह ने कोई चाल नहीं चली थी। विमल वर्मा स्पष्ट रूप से बिना किसी बात के बखेड़ा खड़ा कर रहे थे। जय सिन्हा अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़े थे। विमल वर्मा पर एक नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई, जैसे कि वो आदमी उनकी नजर में आने के लायक ही नहीं था। विक्रम वर्मा ने अपना हाथ हिलाया, विमल वर्मा को बैठने का इशारा किया। बड़े भैया विमल वर्मा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम वर्मा ने गुस्से से चिल्लाया, बैठ जाओ। विमल वर्मा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उनके पास अपनी सीट पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कई गहरी सांसें लेने के बाद विक्रम वर्मा ने कुछ हद तक अपना संयम वापस पा लिया और फुसफुसाया, मास्टर, जय की विद्या दिव्य है और मैं अपनी हार से पूरी तरह आश्वस्त हूं। इस लड़ाई में वर्मा परिवार हार मानता है। भीड़ तुरंत शोरगुल से भर गई। क्या विक्रम वर्मा ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया था? क्या मजाक है?
अरे इसमें जरूर कोई गड़बड़ है ना, ये विंध्य प्रदेश का दूसरा सबसे अच्छा योद्धा है। अगर लोगों को धोखा देना है तो कम से कम इसे असली तो दिखाओ, कम से कम 2-4 मुक्के तो मारो। हाँ, ऐसा कौन करता है? सीधे आत्मसमर्पण। ये किस तरह की बकवास है? इस जय नाम के लड़के ने विक्रम वर्मा को आत्मसमर्पण करने के लिए कितने पैसे खर्च किए? विक्रमजीत ने भी गहरी चिंता से अपनी भौहें सिकोड़ ली और सोचा वो बस ऐसे ही हार गया। ये तो होना ही था। भूरे बालों वाले बुजुर्ग हंसे। बाउंडलेस ओशन की ताकत इतनी देर तक जमा होने के बाद निकलने की कोई जगह नहीं मिली। वो शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर के भीतर घूम रही है। ये कि वो इतनी देर तक टिका रहा, ये पहले से ही काफी प्रभावशाली है। इसके बाद उसकी ताकत शायद फ्यूजन स्टेज तक भी नहीं पहुंचेगी। जय सिंह बहुत आसानी से जीत गया है ना, विक्रमजीत ने कहा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। अगर उसके पास ग्रेट प्रज्ञा वज्राजैन की चाल नहीं होती, या अगर उसकी ग्रेट प्रज्ञा वज्राजैन थोड़ी सी भी चूक जाती तो विक्रम वर्मा उसका पता लगा लेते। एक प्रहार से जय सिंह की वर्तमान ताकत को देखते हुए उसे रोकना असंभव होता। भले ही वो मुश्किल से टिक पाता और विक्रम वर्मा को हरा देता, उसे गंभीर चोटें लगने की संभावना थी। इसलिए उसके पास विक्रम वर्मा को अपनी ताकत का प्रयोग करने से रोकने के लिए ग्रेट प्रज्ञा वज्राजैन का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ये भी अत्यंत खतरनाक था। ग्रेट प्रज्ञा वज्राजैन पानी की तरह शांत मन पर ध्यान केंद्रित करता है, शांति में ध्यान करता है, बाहर की सब कुछ भूल जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान भले ही विक्रम वर्मा प्रहार करते, वो विरोध नहीं कर सकता था। उसके इरादे में थोड़ी सी भी गड़बड़ी अनिवार्य रूप से ग्रेट प्रज्ञा वज्राजैन में एक दोष पैदा कर देती, जिससे विक्रम वर्मा को इसका पता चल जाता और फिर वो उसे एक प्रहार से हरा देता। तो आप कह सकते हैं कि अभी की लड़ाई में जय सिंह ने जीतने के लिए लगभग अपनी जान दांव पर लगा दी थी। विक्रमजीत हक्के बक्के रह गए। उनकी अपनी युद्ध कला केवल मध्य स्तर की क्यूआर रिफाइनमेंट मानी जा सकती थी। वो फ्यूजन स्टेज तक भी नहीं पहुंचे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो इतने उच्च स्तरीय मामलों को नहीं समझ सकते थे। भूरे बालों वाले बुजुर्ग का विश्लेषण सुनकर वो पूरी तरह से चौंक गए। किसने सोचा होगा कि जो एक उबाऊ लड़ाई लग रही थी, वो वास्तव में इतने घातक खतरे से भरी हुई थी। मंच पर जय सिंह ने धीरे धीरे अपने पीछे से सुनहरी रोशनी वापस ले ली। जैसा कि भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने कहा था, ये सुनहरी रोशनी वास्तव में ग्रेट प्रज्ञा वज्राजैन थी, जो नियति ग्रंथ में दर्ज एक गुप्त टेक्निक थी। पहले जय सिंह इतनी शक्तिशाली चाल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। हालांकि जब उन्होंने अरहत बुद्ध माला के रहस्यों को भेद लिया और बौद्ध गुप्त विधान की गहरी समझ प्राप्त की और इमॉर्टल हर्ब्स का सेवन करने के बाद उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। बौद्ध दानवदमन मंत्र के साथ मिलकर वो तब ग्रेट प्रज्ञा वज्राजैन का प्रदर्शन करने में सक्षम थे। हालांकि भूरे बालों वाले बुजुर्ग एक धारणा में पूरी तरह सही नहीं थे कि ग्रेट प्रज्ञा वज्राजैन का उपयोग करने के बाद जय सिंह अपनी प्रतिरोध करने की क्षमता खो देंगे। अन्य बौद्ध साधकों के लिए यह सच हो सकता है, लेकिन जय सिंह के लिए यह बिल्कुल भी मामला नहीं था, क्योंकि जय सिंह जो बुद्ध दानव और जादू के तरीकों से साधना करते थे, उनके पास साधारण लोगों की तुलना में कहीं अधिक आध्यात्मिक शक्ति थी। ग्रेट प्रज्ञा वज्राजैन के लिए आवश्यक एकाग्रता का स्तर जय सिंह के लिए नगण्य था। उन्होंने ग्रेट प्रज्ञा वज्राजैन का उपयोग मुख्य रूप से ताकत बचाने और विक्रम वर्मा को बिना लड़े आत्मसमर्पण करने के लिए किया। आखिरकार जय सिंह को अन्य विरोधियों का सामना करना था और वो विक्रम वर्मा पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं कर सकते थे। जैसा कि पता चला, जय सिंह का निर्णय सही था। विक्रम वर्मा बिना लड़े ही ढह गए और जय सिंह ने आसानी से लड़ाई जीत ली। तुम हार गए हो, जय सिंह ने विक्रम वर्मा से ठंडी आवाज में कहा। लेकिन क्या वर्मा परिवार हार गया है? विक्रम वर्मा का भाव गिर गया और उन्होंने धीरे धीरे झुककर कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, और वर्मा परिवार भी।
बड़े भैया, आप आत्मसमर्पण नहीं कर सकते, विमल वर्मा ने घबराहट में कहा। वो देख नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन विक्रम वर्मा की बिना शर्त वापसी ने उन्हें चकित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके बेटे को जय सिंह ने मार डाला था। इस प्रतिशोध का बदला लेना ही था। चुप रहो, विक्रम वर्मा ने सख्ती से कहा। विमल वर्मा, अब से तुम वर्मा परिवार के मुखिया नहीं हो। क्या? विमल वर्मा स्तब्ध रह गए। बड़े भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, अब से तुम वर्मा परिवार के मुखिया नहीं हो। विक्रम वर्मा की नजर वर्मा परिवार के सदस्यों पर घूमी और उन्होंने ठंड से कहा, क्या किसी को आपत्ति है? कोई नहीं बोला। यद्यपि विमल वर्मा वर्मा परिवार के मुखिया थे, असली शक्ति धारक वास्तव में विक्रम वर्मा थे। वर्मा परिवार में काफी ताकत वाले लोग या तो विक्रम वर्मा के वंशज थे या उनके शिष्य। विमल वर्मा का वंश केवल नाम मात्र का मुखिया था, जो कुछ व्यवसायों और इसी तरह का प्रबंधन करता था। जब विक्रम वर्मा के प्रभाव से तुलना की जाती तो वे कुछ भी नहीं थे। अब जब विक्रम वर्मा ने विमल वर्मा के मुखिया के पद को मिटाने का इरादा किया, तो स्वाभाविक रूप से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि विमल वर्मा के करीबी लोगों ने भी चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। विक्रम वर्मा के बोलने के साथ विमल वर्मा का पद बर्बाद होना तय था। बड़े भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? विमल वर्मा ने तत्काल विनती की। जय सिंह ने आपको क्या लाभ दिया है? आप बिना लड़े कैसे आत्मसमर्पण कर सकते हैं? इसके अलावा आप जानते हैं कि उसने मेरे बेटे को, आपके भतीजे को मार डाला, और आप वास्तव में इस तरह हार मान रहे हैं। क्या हमारा वर्मा परिवार आपके लिए जय सिंह द्वारा दिए गए लाभों से कम मायने रखता है? विक्रम वर्मा का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया और उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, कोई है, इसे मेरे लिए बाहर घसीट कर ले जाओ। मुझे बाहर क्यों घसीट रहे हो? तुम मेरे सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं करते। तुमने उससे कितना लिया? विमल वर्मा लगातार दहाड़ते रहे, लेकिन इस क्षण वर्मा परिवार के लोग पहले ही आ चुके थे और उसे बाहर ले जा चुके थे। विक्रम वर्मा ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर फिर से जय सिंह की ओर घुमाया। मास्टर, जय वर्मा परिवार पूरी तरह से हार मानता है। जय सिंह ने तब संतोष में सिर हिलाया। बाद के मामलों पर स्वाभाविक रूप से हर्षवर्धन होलकर तुमसे चर्चा करेंगे। तुम अब नीचे जा सकते हो। जी, विक्रम वर्मा ने झुककर सिर हिलाया, अपने बड़ों के सामने एक युवा पीढ़ी के समान सम्मान प्रदर्शित करते हुए। जय सिन्हा अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़े थे। उनकी नजर भीड़ पर घूमी और उन्होंने जोर से कहा, इसके बाद क्या कोई और है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? दृश्य शांत रहा। जय सिंह ने जो ताकत दिखाई थी, उसने सभी में भय पैदा कर दिया था। कौन उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगा? अभी अभी तुम होलकर परिवार को चुनौती देने के लिए बहुत उत्सुक थे। कैसे एक पल में तुम अब मुझे चुनौती नहीं देना चाहते? जय सिंह ने आराम से कहा। क्या इसका मतलब है कि होलकर परिवार के साथ तुम्हारी सारी शिकायतें सिर्फ एक व्यक्ति के बदलने से गायब हो गई? फिर भी घातक सन्नाटा था। लोगों के दिलों में गुस्सा भरा था, लेकिन किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अगर कोई चुनौती नहीं देता तो अब तुम्हें चुनौती देने की मेरी बारी है, जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उनकी नजर एक बार फिर भीड़ पर घूमी। जिनकी नजरें उनसे मिली, उन सभी को एक ठंडक महसूस हुई। इस क्षण जय सिंह जिसे भी सामना करने के लिए चुनते, उस शक्ति का अंत होना तय था। यशवंत यादव ने एक गहरी सांस ली और जय सिंह को एक सार्थक नजर दी, ये संकेत देते हुए कि उसे पहले उत्तर प्रदेश से निपटना चाहिए। आखिरकार विंध्य प्रदेश बहुत लंबे समय से आपस में लड़ रहा था और पहले उत्तर प्रदेश की ताकत को कम करना आवश्यक था। हालांकि जय सिंह ने उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया और इसके बजाय अष्टमुखी यमराज की ओर मुड़े। अष्टमुखी यमराज, क्या तुमने मुझे मई की नाग प्रमुख सभा में आमंत्रित नहीं किया था? अब जब मैं यहाँ हूं तो क्या हमें कुछ चालें नहीं चलनी चाहिए? अष्टमुखी यमराज का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। यहां तक कि रुद्रसेन चौहान, जो उससे अधिक शक्तिशाली थे, जय सिन्हा के हाथों मारे गए थे। अगर वो व्यक्तिगत रूप से लड़ता तो उसकी मृत्यु निश्चित रूप से और भी दयनीय होती। जय मास्टर, जय अष्टमुखी यमराज की आवाज कांप रही थी। पिछली घटनाएं सभी गलतफहमियां थी। मैं यहां आपसे पूरी ईमानदारी से क्षमा चाहता हूं।
ये लड़ाई, इसमें भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अष्टमुखी यमराज अपनी हीनता को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ और पूरी तरह से हार मानने को तैयार हूँ। भीड़ में उपहास की लहर दौड़ गई। यद्यपि विक्रम वर्मा बिना लड़े हार गए थे, लेकिन वो कम से कम मंच पर तो खड़े थे। अष्टमुखी यमराज ने तो मंच पर कदम भी नहीं रखा और सीधे हार मान ली। ये बहुत शर्मनाक था। और ये आदमी विंध्य प्रदेश का छठा सबसे बड़ा विशेषज्ञ माना जाता है, तो मंच पर कदम रखने की भी हिम्मत नहीं है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? विंध्य प्रदेश का नंबर 1 नेता आखिर कुछ खास नहीं है। हम उत्तर प्रदेश वालों से बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है। आसपास की भीड़ हंसती रही और लगातार ताने मारती रही। उनके उपहास भरे शब्द लगातार अष्टमुखी यमराज के कानों तक पहुंच रहे थे, लेकिन अष्टमुखी यमराज पूरी तरह से अविचलित रहे। वो मूर्ख नहीं थे। मंच पर चढ़ने का मतलब मौत थी। उपहास उन्हें नहीं मारेगा। जय सिंह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़े थे। शांति से बोले, अगर तुम हार मानना चाहते हो तो तुम्हें यह देखना होगा कि मैं इसे स्वीकार करता हूं या नहीं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने जो किया है उसके लिए सिर्फ एक माफी से सब कुछ खत्म कर सकते हो? अष्टमुखी यमराज का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मास्टर जय, मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मैं पूरी तरह से मुआवजा देने को तैयार हूं। बस एक शब्द कहिए, मास्टर जय, और मैं अष्टमुखी यमराज निश्चित रूप से उसका पालन करूंगा। ऐसा है क्या? जय सिंह ने अष्टमुखी यमराज पर एक नजर डाली। क्या तुम निश्चित हो? निश्चित, अष्टमुखी यमराज ने गंभीरता से कहा। अच्छा, जय सिंह ने संतोष में सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। मैं तुम्हें मंच सौंप दूंगा। प्रेत तलवार मोहनलाल या जयंत परिवार में से किसी एक को इस मंच पर लड़ने के लिए चुनो। जब तक तुम अपने प्रतिद्वंद्वी को मार सकते हो तब मैं तुम्हारा आत्मसमर्पण स्वीकार करूंगा। क्या अष्टमुखी यमराज की आंखें लगभग अपनी खोपड़ी से बाहर निकल आई। ये एक मजाक होना चाहिए है ना? प्रेत तलवार मोहनलाल, वो निश्चित रूप से उसे नहीं हरा सकता था। जयंत परिवार के लोग दिव्य सम्राट के आदमी थे। वो उनसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता था? क्या बात है, क्या ये बहुत कठिन है? जय सिंह ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर तुम मेरी रखी हुई मांग को पूरा नहीं कर सकते तो मुझसे आत्मसमर्पण के बारे में बात मत करो। हम यहीं अपनी लड़ाई लड़ेंगे और चाहे कोई भी जीते या हारे, हम अपना हिसाब चुकता कर लेंगे। कैसा रहेगा? अष्टमुखी यमराज की आंखें इधर उधर दौड़ने लगी, क्योंकि वो अपने मन में स्थिति का हिसाब लगा रहा था। मंच पर जय सिंह का सामना करने का मतलब निश्चित मौत थी। प्रेत तलवार मोहनलाल या जयंत परिवार से लड़ने के लिए जय सिंह की मांग थी कि उसे प्रतिद्वंदी को मारना ही होगा। वो निश्चित रूप से मोहनलाल को नहीं हरा सकता था, लेकिन वो शायद जयंत परिवार के किसी को मारने में कामयाब हो सकता था। हालांकि समस्या ये थी, अगर उसने जयंत परिवार के किसी सदस्य को मार डाला तो दिव्य सम्राट निश्चित रूप से भविष्य में उसे नहीं छोड़ेगा। अब सवाल ये था कि क्या वो अपनी जिंदगी थोड़ी और लंबी करना चाहता है या फिर उसे जय सिंह के खिलाफ अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। अष्टमुखी यमराज, तुम सोचने में थोड़ा ज्यादा समय ले रहे हो। जय सिंह ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें फैसला करने के लिए 1 मिनट दूंगा। अगर तुम कोई चुनाव नहीं कर सकते तो और सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस आओ और मेरे साथ ये लड़ाई लड़ो। अष्टमुखी यमराज ने राय के लिए बेतहाशा प्रेत तलवार मोहनलाल की ओर देखा। केवल ये पाया कि मोहनलाल ने अपना सिर घुमा लिया था, बिल्कुल भी आंख से आंख नहीं मिलाई। अष्टमुखी यमराज का चेहरा राख जैसा हो गया और एक पल के लिए अपने दांत पीसने के बाद उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मैं जयंत परिवार के एक व्यक्ति को चुनौती देता हूं। जयंत परिवार की भीड़ में हंगामा मच गया, जिसमें कई लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए और गुस्से से चिल्लाते हुए अष्टमुखी यमराज को उसकी धृष्टता के लिए निंदा करने लगे। एक भी शब्द न बोलते हुए अष्टमुखी यमराज जानते थे कि व्यक्तिगत रूप से जय सिंह का मुकाबला करने का मतलब निश्चित मौत है। मोहनलाल ने उसे क्या करना है इस पर कोई निर्देश नहीं दिया था, इसलिए फिलहाल वो केवल अपनी जान बचाने को प्राथमिकता दे सकता था। 1 मिनट और जीवित रहने से उसे 1 मिनट की उम्मीद मिलती थी। सही चुनाव करने पर बधाई, जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन तुम्हें जयंत परिवार के एक सीधे वंशज को चुनौती देनी होगी।
किसी भी संपार्श्विक सदस्य से मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना, अन्यथा मैं तुम्हें फिर भी मार दूंगा। अष्टमुखी यमराज ने लगभग खून थूक दिया। वो वास्तव में जयंत परिवार के एक संपार्श्विक सदस्य को चुनने, उन्हें जल्दबाजी में मारने और बाद में इसकी भरपाई करने का कोई तरीका खोजने का इरादा रखता था। लेकिन अब यह पूरी तरह से असंभव लग रहा था। जय सिंह बस उसे वो मौका नहीं देंगे। जयंत परिवार के एक सीधे वंशज को मारने के बाद दिव्य सम्राट उसे कैसे जाने दे सकता था। जय सिंह वास्तव में उसे कोने में धकेल रहे थे, लेकिन इस बिंदु पर अष्टमुखी यमराज के पास क्या विकल्प था। वो केवल वही कर सकता था जो जय सिंह ने कहा। आखिरकार अगर जय सिंह उसे मरवाना चाहते तो ये बहुत आसान होता। जय सिंह मंच से नीचे उतर गए और उसे अष्टमुखी यमराज को सौंप दिया। जय सिंह को यह नहीं पता था कि दिव्य सम्राट गुरु जयंत थे, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि इस मामले में जयंत परिवार के साथ कुछ गड़बड़ है। जयंत परिवार लंबे समय से शांत था और आमतौर पर कहा जाता था कि उनकी शक्ति में गिरावट आई है। फिर भी वे मई की नाग प्रमुख सभा में उपस्थित हुए और यहां तक कि विंध्य प्रदेश के शीर्ष 8 में भी जगह बना ली। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जयंत परिवार, रुद्रसेन परिवार, वर्मा परिवार और अष्टमुखी यमराज के साथ मिलकर यादव परिवार, सिसोदिया परिवार, नायक परिवार और होलकर परिवार को संयुक्त रूप से निशाना बना रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। जय सिंह चाहते थे कि अष्टमुखी यमराज जयंत परिवार के किसी को मार डाले ताकि पहले उनके गठबंधन को बाधित किया जा सके। अष्टमुखी यमराज मंच पर चढ़े जयंत परिवार की भीड़ से उग्र गालियों के बीच और अंत में उनके एक सीधे वंशज की ओर इशारा किया। जयंत परिवार का ये सदस्य औसत ताकत का था। अष्टमुखी यमराज उसे आसानी से मार सकते थे। हालांकि चुने हुए व्यक्ति के बजाय जयंत परिवार का एक शीर्ष लड़ाका मंच पर कूद गया और ठंड से कहा, अष्टमुखी यमराज, तुम्हारे पास भालू की हिम्मत और तेंदुए का दिल है जो मेरे जयंत परिवार को चुनौती दे रहा है। मैं इस द्वंद में तुमसे लड़ूंगा और मैं तुम्हें मेरे जयंत परिवार की असली ताकत दिखाऊंगा। अष्टमुखी यमराज ने भौहें सिकोड़ी, मैंने तुम्हें चुनौती नहीं दी, तुम्हें क्यों लड़ना चाहिए? मेरे जयंत परिवार के एक व्यक्ति को चुनौती देना पूरे जयंत परिवार को चुनौती देने के बराबर है। मेरा जयंत परिवार जिसे भी लड़ने के लिए चुनेगा, ये हम पर निर्भर है। जयंत परिवार के विशेषज्ञ ने ठंड से कहा, क्या बात है, डर गए? वास्तव में अष्टमुखी यमराज केवल किसी कमजोर व्यक्ति को ढूंढना, उसे मारना, फिर जल्दी से भागना और छिपकर रहना चाहता था ताकि फिर कभी न देखा जा सके। इसके बजाय जयंत परिवार ने इतना मजबूत लड़ाका भेजा। अष्टमुखी यमराज खुद असहज महसूस कर रहे थे। क्या वो इस व्यक्ति के खिलाफ मुकाबले में जीत सकते थे? ये वास्तव में अनिश्चित था। अगर तुम लड़ने से बहुत डरते हो तो बस कह दो और दया की भीख मांगने के लिए जय सिन्हा के पास रेंगते हुए जाओ। मेरे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जयंत परिवार के विशेषज्ञ ने सख्ती से चिल्लाया। अष्टमुखी यमराज भी अपना गुस्सा नहीं रोक सके। जबकि वो जय सिंह से डरते थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो कमजोर थे। इसके विपरीत विंध्य प्रदेश के 6ठे स्थान के मास्टर के रूप में उनकी अपनी गरिमा थी। हर कोई उन्हें आदेश नहीं दे सकता था। चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अष्टमुखी यमराज ने एक गहरी सांस ली। उनकी एड़ियां धीरे धीरे उठीं, केवल उनके पैर की उंगलियों के बल पर खड़े होकर वो एक सुंदर सारस की तरह तैरते हुए दिखाई दिए, हवा के साथ चलते हुए अत्यंत विचित्र। भीड़ ने आश्चर्य से देखा कि कैसे अष्टमुखी यमराज अपने 200 पाउंड से अधिक वजन के साथ हवा के साथ चले फिर भी गिरे नहीं। जिसने भी इसे देखा उसे आश्चर्यचकित कर दिया। जयंत परिवार के विशेषज्ञ ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि अष्टमुखी यमराज की चाल ने उसे एहसास दिलाया कि उसने उसे कम आंका था। लेकिन स्थिति गंभीर थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण वो केवल अष्टमुखी यमराज से लड़ने के लिए आगे बढ़ सकता था। रामपुर स्वर्गलोक पर्वत शिखर। दिव्य सम्राट गुरु जयंत हवा में अधर में खड़े थे। उनके बगल में 2 नग्न महिलाएं थी। ये महिलाएं एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची हुई लग रही थी।
वे भी गुरु जयंत के पीछे हवा में खड़ी थी। दोनों महिलाओं के भाव बहुत पीड़ादायक थे। समय समय पर उनके शरीर से एक लाल रोशनी उड़कर गुरु जयंत में समा जाती थी। गुरु जयंत के हाथ लगातार हवा में गुप्त तकनीकें बना रहे थे और उनके हाथों से शक्तिशाली बल उड़ रहे थे जो हवा में रून्स में बदलकर तेजी से गायब हो जाते थे। प्रत्येक गुप्त तकनीक बनाने के साथ गुरु जयंत के बाल और सफेद हो जाते। हालांकि जैसे ही महिलाओं से लाल रोशनी उनके शरीर में प्रवेश करती, उनके बाल एक बार फिर से काले हो जाते। ये चक्र बार बार दोहराया गया। गुरु जयंत के बाल लगातार काले और सफेद के बीच बदलते रहे। फिर भी उनके पीछे की दो महिलाओं के शरीर धीरे धीरे मुरझाते गए, जैसे कि उनका जीवन रक्त ही खींचा जा रहा हो। धीरे धीरे दो सूखे हुए शवों में बदल रहे हों। बेकार चीजें चली जाओ। गुरु जयंत ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, दो सूखे शवों को नीचे गिरा दिया। फिर उन्होंने उनके जीवन बल को अवशोषित करना बंद कर दिया और हवा में गुप्त तकनीकें बनाना जारी रखा। अंत में जब गुरु जयंत के बाल पूरी तरह से सफेद हो गए तो उन्होंने अंतिम गुप्त तकनीक डाली। उठो गुरु जयंत ने दहाड़ लगाई। वे रून्स जो उन्होंने पहले डाले थे लेकिन गायब हो गए थे, इस क्षण सभी फिर से प्रकट हुए। वे तेजी से हवा में एकत्रित हुए एक विशाल लाल बाग में बदल गए जिसने आकाश हिला देने वाली दहाड़ निकाली। और जैसे ही लाल बाग प्रकट हुआ, उसके पेट के भीतर एक व्यक्ति धीरे धीरे उभरने लगा। इस व्यक्ति की उपस्थिति अस्पष्ट थी, लेकिन एक झलक में एक सफेद वस्त्र, एक लंबा कद और दाढ़ी के 3 लंबे धागे दिखाई दिए। पैरों के नीचे एक लंबी तलवार खड़ी थी और पीठ पर एक तलवार का बक्सा था। लाल बाग बनाने वाले रून्स लगातार एक लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे जो सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति पर हमला कर रहे थे। लेकिन लाल रोशनी कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो उस व्यक्ति को हिला नहीं सकी, जरा भी नहीं। सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे और जोर से हंसा। गुरु जयंत, क्या ये वो अर्थली इमॉर्टल रिल्म है जिसे तुमने अपनी भयावह गुप्त तकनीकों के माध्यम से प्राप्त किया है? भले ही ये मजबूत हो, नींव अस्थिर है। मुझे डर है कि तुम अपनी दूसरी हेवनली ट्रिब्यूलेशन से नहीं बच पाओगे। अगर मैं पहली हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बच सकता था तो मैं दूसरी से कैसे नहीं बच सकता? गुरु जयंत ने चिल्लाया। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें मार सकता हूं, अपने इस मन के दानव को हटा सकता हूं और फिर एक स्वॉर्ड इमॉर्टल का खून पी सकता हूं, तुम्हारे तलवार के सार को निगल सकता हूं, तो मेरी ताकत निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। उस समय तक दूसरी विपत्ति की तो बात ही छोड़ो, भले ही 9 हेवनली ट्रिब्यूलेशंस हो, मैं फिर भी उनसे गुजर सकता हूं। ये विचार ही तुम्हारे राक्षसी पथ में गिरने का प्रतीक है। जब हेवनली ट्रिब्यूलेशन उतरती है, चाहे तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, अगर तुम्हारा दिल स्थिर नहीं है तो तुम अनिवार्य रूप से राख और धुएं में बदलने की नियति से मिलोगे, सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति ने टिप्पणी की। तब हमारी लड़ाई में मैंने तुम्हारी ताकत को बुराई का रास्ता अपनाते हुए देखा। जब मैंने तुम्हें हमारे शुरुआती वर्षों में हराया तो मेरा इरादा तुम्हारे राक्षसी दिल को नष्ट करना था। अगर तुमने सब कुछ छोड़ दिया होता और नए सिरे से साधना की होती तो तुम्हारे लिए अमर भूमि में प्रवेश करना असंभव नहीं था। अफसोस की बात है, तुम्हारा राक्षसी दिल बहुत भारी है। तुम्हारा टूटा हुआ राक्षसी दिल फिर से बढ़ गया है, पहले से भी अधिक तीव्र। यहां तक कि मैं भी, मुझे डर है, अब तुम्हें नहीं बचा सकता। गुरु जयंत, मुझे तुम्हें एक और शब्द से मनाने दो दर्द का सागर अंतहीन है। वापस लौटना ही किनारा है स्वॉर्ड सेंट। यश, मेरी भलाई के बारे में इतनी सुंदर बातें करना बंद करो। तुम बस अपनी बेटी का ठिकाना जानना चाहते हो। गुरु जयंत ने चिल्लाया, मेरे शब्द वही रहते हैं। अगर तुम मेरी इस हेवन स्लेइंग डिवाइन आर्ट का सामना कर सकते हो तो मैं तुम्हारी बेटी का ठिकाना बता दूंगा। यदि नहीं तो मुझे फालतू की बातों से बख्शो। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति वास्तव में यशवर्धन यादव था। उसने आ भरी, गुरु जयंत, तुम्हारी ये हेवन स्लेइंग डिवाइन आर्ट मेरे खिलाफ किसी काम की नहीं है, तो चलो इसका परीक्षण करते हैं। गुरु जयंत ने एक भयंकर दहाड़ निकाली, अचानक अपनी जीभ की नोक काट ली
और लाल बाग पर ताजे खून की एक फुहार छिड़की। रोर लाल बाग जैसे कि उत्तेजित हो गया हो ने एक पागल दहाड़ निकाली और उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा। हालांकि रून्स सिकुड़े नहीं, इसके विपरीत रून्स की लाल रोशनी और भी तीव्र हो गई और यशवर्धन यादव पर उनके हमले की शक्ति और बढ़ गई। यशवर्धन यादव शून्य में खड़े थे, बर्फ की तरह सफेद वस्त्र पहने हवा में फहराते हुए। उनके चारों ओर की ताकतें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उन्हें जरा भी नहीं हिला सकी। गुरु जयंत जरा भी हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने लाल बाग को उत्तेजित करना जारी रखा, जिससे वो छोटा और छोटा होता गया। वो निश्चित रूप से जानते थे कि ये रणनीति यशवर्धन यादव को नहीं मारेगी, लेकिन ये उन्हें मारने का इरादा रखने वाली चाल नहीं थी। असली घातक प्रहार हत्यारा तारा के साथ था। हत्यारा तारा हर समय पास में छिपा हुआ था, एक बेजोड़ प्रहार के लिए तैयार। एक बार जब गुरु जयंत यशवर्धन यादव के सभी भागने के रास्तों को पूरी तरह से सील कर देते, तो हत्यारा तारा तेजी से प्रहार करने के लिए झपटता, और वो बेजोड़ प्रहार ही असली घातक चाल थी। पहले की सारी बातें बकवास थी। उस प्रहार का सामना करने और फिर माया का ठिकाना बताने के बारे में वास्तव में सिर्फ एक चाल थी। उद्देश्य यशवर्धन यादव को प्रतिरोध छोड़ने के लिए मजबूर करना और फिर उसे फंसाने के लिए हेवन स्लेइंग डिवाइन आर्ट का उपयोग करना था। यशवर्धन यादव अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़े थे। प्रतीत होता है कि वे अनजान थे, जिससे लाल बाग छोटा और छोटा होता गया, जबकि उनके चारों ओर की बाधाएं और भी मजबूत होती गई। गुरु जयंत अपने दिल में बहुत खुश थे। यशवर्धन यादव अब फंस गए थे। आगे उन्हें बस लाल बाग को विस्फोटित करने की आवश्यकता थी और अंदर की शक्तिशाली शक्ति यशवर्धन यादव की सुरक्षात्मक तलवार की प्राण शक्ति को झकझोर देगी, और वही क्षण हत्यारा तारा के लिए अपना बेजोड़ प्रहार करने का होगा। यदि सुरक्षात्मक तलवार की प्राण शक्ति हिल जाती तो हत्यारा तारा एक ही झटके में यशवर्धन यादव को मार सकता था। इस चाल पर गुरु जयंत और हत्यारा तारा ने बड़े पैमाने पर चर्चा और अभ्यास किया था। बस इसी अवसर की प्रतीक्षा में ठीक उसी समय पहाड़ के नीचे से एक धीमी आवाज आई, यशवर्धन यादव माया मई की नाग प्रमुख सभा में है। माया मई की नाग प्रमुख सभा में है। आवाज दूर से आई होगी, इसलिए यहां तक धीमी सुनाई दी। हालांकि आकाश में यशवर्धन यादव और गुरु जयंत दोनों इसे सुन सकते थे। गुरु जयंत का चेहरा बदल गया और उन्होंने यशवर्धन यादव को अचानक अपनी आंखें खोलते हुए देखा, खतरे को भांपते हुए। एक और शब्द कहे बिना उन्होंने जोर से दहाड़ा, खोलो। ये गुरु जयंत का हत्यारा तारा को संकेत था। इस क्षण आकाश में लाल बाग तेजी से विघटित हो गया। एक शक्तिशाली शक्ति चारों ओर फैल गई, जो यशवर्धन यादव की सुरक्षात्मक तलवार की प्राण शक्ति पर हमला कर रही थी। और उसी क्षण बाग की फटने वाली रोशनी से एक काला बिंदु निकला, जो यशवर्धन यादव की ओर दौड़ा और सीधे उन पर प्रहार किया। गुरु जयंत ने उत्साह से चिल्लाया। जब काला बिंदु और यशवर्धन यादव टकराए, अच्छा, लेकिन आगे जो हुआ वो पूरी तरह से उनकी अपेक्षाओं से परे था। काला बिंदु तेजी से स्थानांतरित हुआ और फिर तेजी से विस्तारित हुआ, एक व्यक्ति का रूप लेते हुए। ये हत्यारा तारा था। करीब से देखने पर हत्यारा तारा के हाथ में ब्लैक आयरन हुक ने यशवर्धन यादव को बिल्कुल भी नहीं छेदा था। यशवर्धन यादव के हाथ में किसी समय एक लंबी तलवार प्रकट हो गई थी। उसकी नोक हुक की नोक से पूरी तरह मिल रही थी। दूसरे शब्दों में, जैसे ही हत्यारा तारा ने अपना अद्वितीय प्रहार किया, यशवर्धन यादव ने ठीक उसकी स्थिति का पता लगा लिया था। अपनी तलवार की नोक का उपयोग करके हुक की नोक को रोक दिया, घातक प्रहार को विफल कर दिया। स्वॉर्ड सेंट यशवर्धन यादव शून्य में खड़े थे। उनकी लंबी तलवार की नोक हत्यारा तारा के हुक की नोक से टकरा रही थी। हत्यारा तारा अपने ब्लैक आयरन हुक को घुमाने और मोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा भी मुक्त होने में पूरी तरह असमर्थ था। जैसे कि ब्लैक आयरन हुक लंबी तलवार के साथ स्थायी रूप से जुड़ गया हो। नीचे दिव्य सम्राट गुरु जयंत के चेहरे पर चिंता और निराशा के भाव थे।
इतने लंबे समय से योजना बनाई गई इस चोट का कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो क्या उन दोनों के पास अभी भी स्वॉर्ड सेंट यशवर्धन यादव को हराने की कोई आशा थी? बेशर्म नीच अंधेरे में छिपकर सोचते हो कि तुम मुझे हानि पहुंचा सकते हो। अपनी क्षमताओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आंक रहे हो। एक जोरदार चीख के साथ स्वॉर्ड सेंट यशवर्धन यादव की लंबी तलवार उनके हाथों में नाच उठी। उसकी चमक हत्यारा तारा पर बारिश की तरह बरस पड़ी। हत्यारा तारा का चेहरा बहुत बदल गया और दांत पीसते हुए उसने ब्लैक आयरन हुक को पकड़े हुए अपनी दाहिनी भुजा को काट दिया और तेजी से पीछे की ओर उड़ गया। तलवार की चमक की लहर उस स्थान से गुजरी जहां हत्यारा तारा अभी अभी था। अगर वो थोड़ा भी धीमा होता तो ये निश्चित रूप से उसे टुकड़ों में काट देती। अपनी जान बचाकर हत्यारा तारा तेजी से पीछे हट गया और वहां और अधिक समय तक रुकने की हिम्मत नहीं की। दिव्य सम्राट गुरु जयंत तो और भी पहले पीछे हट चुके थे। वहां और अधिक समय तक रुकना केवल मौत को बुलावा देना होता। स्वॉर्ड सेंट यशवर्धन यादव ने अपनी लंबी तलवार म्यान में रखी और उन दोनों का और पीछा नहीं किया। इसके बजाय वो तेजी से अपनी तलवार पर सवार होकर सरहद नगर की ओर उड़ गए। उनके जाने के बहुत देर बाद दिव्य सम्राट गुरु जयंत स्वर्गलोक पर्वत की चोटी पर फिर से प्रकट हुए। उनके बाल और भी सफेद लग रहे थे और वो बहुत बूढ़े दिख रहे थे। हत्यारा तारा भी धीरे धीरे उनके बगल में उभरा। उसकी दाहिनी भुजा के बिना उसका रूप काफी दयनीय था। स्वॉर्ड सेंट यशवर्धन यादव की शक्ति बहुत अधिक है, हम दोनों अकेले उसका सामना नहीं कर सकते। हत्यारा तारा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी योजना विफल हो गई है, हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए, निकल जाए। गुरु जयंत हंसे, इतनी जल्दी क्या है? हत्यारा तारा ने भौहें सिकोड़ी, अगर हम अभी नहीं निकले तो क्या हम उसके आकर हमें मारने का प्रतीक्षा कर रहे हैं? स्वॉर्ड सेंट यशवर्धन यादव वो आज रात जीवित नहीं बचेगा, गुरु जयंत ने ठंड से कहा। हत्यारा तारा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मेरा एक और सहयोगी है, गुरु जयंत ने धीरे से कहा, और ये सहयोगी पहले ही मई की नाग प्रमुख सभा में जा चुका है। सच में? हत्यारा तारा ने पूछा। ये सहयोगी कौन है? हमारे और स्वॉर्ड सेंट यशवर्धन यादव के बीच का अंतर छोटा नहीं है, एक और अर्थ इमॉर्टल के साथ भी। ये अभी भी अनिश्चित है कि क्या हम उसका सामना कर सकते हैं। गुरु जयंत मुस्कुराए, चिंता मत करो, मेरे सहयोगी की शक्ति स्वॉर्ड सेंट यशवर्धन यादव से बहुत कम नहीं है। कौन? हत्यारा तारा ने कहा। स्वॉर्ड सेंट यशवर्धन यादव हेवनली ग्रेड पर 7वें स्थान पर है। गुरु जयंत हंसे, क्या तुमने स्माइलिंग बुद्धा के बारे में सुना है? ब्लैक लिस्ट वाला स्माइलिंग बुद्धा। हत्यारा तारा का चेहरा बहुत बदल गया। ब्लैक लिस्ट पर 7वां, वह भी यहाँ है, गुरु जयंत ने कहा। स्वॉर्ड सेंट यशवर्धन यादव ने एक बार स्माइलिंग बुद्धा के एक शिष्य को मार डाला था। उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। इस मई की नाग प्रमुख सभा में मैंने स्माइलिंग बुद्धा से भी संपर्क किया है, अन्यथा हम दोनों अकेले उत्तर प्रदेश का सामना नहीं कर पाते। भले ही हम स्वॉर्ड सेंट यशवर्धन यादव को मारने में सफल हो जाते। बहुत प्रसन्न होकर हत्यारा तारा ने कहा, ब्लैकलिस्ट और हेवनली ग्रेड का स्तर बराबर है। ब्लैक लिस्ट पर 7वां और हेवनली ग्रेड पर 7वां, कौन मजबूत है और कौन कमजोर, ये कहना अभी भी कठिन है स्माइलिंग बुद्धा के व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने से, और हम दोनों के साथ स्वॉर्ड सेंट यशवर्धन यादव का मरना निश्चित है। सरहद नगर मई की नाग प्रमुख सभा का स्थल। अष्टमुखी यमराज ने अंततः जयंत परिवार के उस व्यक्ति को मार डाला। बेशक उसने खुद भी एक भारी कीमत चुकाई। उसे तब तक पीटा गया जब तक कि वो लगातार खून की उल्टी नहीं करने लगा। हालांकि उसने अंततः अपनी जान बचा ली थी। एक गहरी सांस लेते हुए अष्टमुखी यमराज अपने शरीर के भीतर उबलते प्राण और रक्त को दबाने में कामयाब रहा। मास्टर जय, मैंने आपके आदेशों का पालन किया है, मैं अब जा सकता हूं। ना जय सिंह हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। तभी जयंत परिवार का कोई व्यक्ति मंच पर कूदा और दहाड़ा, यमराज, तुमने मेरे जयंत परिवार के एक व्यक्ति को मार डाला और तुम अभी भी यहां से जीवित निकलने की उम्मीद करते हो। अब मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। अष्टमुखी यमराज का भाव बहुत बदल गया। जय सिंह की तरफ से शायद उसे न मारा जाए, लेकिन जयंत परिवार के लोग
निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देंगे। मैं अब और कोई चुनौती स्वीकार नहीं करूंगा, अष्टमुखी यमराज ने तुरंत कहा। ये लड़ाई मैं हार मानता हूं। सपनों में जयंत परिवार के व्यक्ति ने गरजकर कहा, तुमने पहले ही मेरे जयंत परिवार के किसी को मार दिया है, अब तुम हार मानना चाहते हो। ये असंभव है। अष्टमुखी यमराज के जवाब का प्रतीक्षा किए बिना जयंत परिवार का सदस्य उस पर टूट पड़ा और अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। अष्टमुखी यमराज घबराकर पीछे हट गया, चिल्लाया, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं हार मानता हूं। तुम और क्या चाहते हो? मेरा जयंत परिवार तुम्हारी हार स्वीकार नहीं करता। जयंत परिवार के सदस्य ने चिल्लाया, आज या तो मैं इस मंच पर मरूंगा या तुम इस मंच पर मरोगे। अष्टमुखी यमराज घबराहट के पसीने में भीग गया, उन्मत्त होकर चारों ओर देख रहा था, लेकिन अब कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। यहां तक कि प्रेत तलवार मोहनलाल भी उसकी आंखों में नहीं देख रहा था। स्पष्ट रूप से जयंत परिवार के एक सदस्य को मारकर अष्टमुखी यमराज ने दिव्य सम्राट गुरु जयंत से पूरी तरह दुश्मनी मोल ले ली थी। प्रेत तलवार मोहनलाल का सबसे बड़ा समर्थक गुरु जयंत था। अब जब अष्टमुखी यमराज गुरु जयंत का दुश्मन बन गया था, तो मोहनलाल उसकी सहायता कैसे कर सकता था? जयंत परिवार का सदस्य अष्टमुखी यमराज से कम कुशल था, लेकिन अष्टमुखी यमराज आखिरकार अभी अभी एक लड़ाई लड़कर आया था और फिर से लड़ने के लिए घायल था। उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो गई थी। भीषण लड़ाई लगभग आधे घंटे तक चली। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अष्टमुखी यमराज ने डेस्परेटली लड़ा और जयंत परिवार के सदस्य को दूर फेंक दिया। जयंत परिवार का सदस्य मौके पर ही मर गया और अष्टमुखी यमराज जमीन पर गिर गया, जिसमें आगे लड़ने की कोई शक्ति नहीं बची थी। अष्टमुखी यमराज, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। जयंत परिवार का एक और व्यक्ति मंच पर कूद गया, जिसका इरादा घर्षण के युद्ध का उपयोग करके अष्टमुखी यमराज को पूरी तरह से मारना था। अष्टमुखी यमराज का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें निराशा से भर गई थी। वो अब एक उंगली भी नहीं उठा सकता था। ये व्यक्ति अगर उसके पास आता तो उसे आसानी से मार सकता था। अचानक जय सिंह अष्टमुखी यमराज के सामने प्रकट हुआ, जयंत परिवार के सदस्य को रोकते हुए। जयंत परिवार का सदस्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वो ऊपर आने की हिम्मत इसलिए कर पाया था क्योंकि उसने देखा था कि अष्टमुखी यमराज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अप्रत्याशित रूप से जय सिंह वास्तव में ऊपर आ गया था। इसका क्या मतलब था? तुम क्या कर रहे हो? जयंत परिवार के व्यक्ति ने गहरी आवाज में पूछा। मैंने कहा था कि अगर वो जयंत परिवार के एक व्यक्ति को मारता है तो मैं उसे जीवित रहने दूंगा, जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो ये लड़ाई मैं उसकी जगह लूंगा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, हर कोई चकित रह गया। सबने सोचा था कि जय सिंह अष्टमुखी यमराज को निश्चित रूप से मरने के लिए छोड़ने जा रहा है, लेकिन अब जय सिंह उसे बचाने के लिए कदम बढ़ा रहा था। इसका क्या मतलब था? ये मेरे जयंत परिवार और अष्टमुखी यमराज के बीच का मामला है, इसका तुमसे क्या लेना देना? जयंत परिवार के सदस्य ने चिल्लाया, तुम किस अधिकार से उसके लिए लड़ते हो? मई की नाग प्रमुख सभा के नियमों के अनुसार जब तक अष्टमुखी यमराज तैयार है, मैं ये लड़ाई उसके लिए लड़ सकता हूँ। जय सिंह ने हल्की हंसी के साथ कहा, अष्टमुखी यमराज, क्या तुम तैयार हो कि मैं इस लड़ाई में तुम्हारी जगह लूं? अष्टमुखी यमराज ने जरा भी मना करने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से जवाब दिया, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। जय सिंह ने कंधे उचकाए और हंसा, अष्टमुखी यमराज तैयार है। ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए है ना। जयंत परिवार के लोग शर्मिंदा दिखे। वो यहाँ मौके का फायदा उठाकर अष्टमुखी यमराज को मारने आया था। हालांकि बीच में ही जय सिंह आ गया। चूंकि अष्टमुखी यमराज सहमत हो गया था, इसलिए जय सिंह का उसकी ओर से लड़ना पूरी तरह से नियमों के भीतर था। इन परिस्थितियों में जयंत परिवार के पास कहने के लिए वास्तव में कुछ नहीं था। एक पल की खामोशी के बाद जयंत परिवार के लोग अचानक मुड़े और अखाड़े के मंच से नीचे कूद गए। जिस व्यक्ति को मैं चुनौती देना चाहता हूं, वो अष्टमुखी यमराज है, तुम नहीं। चूंकि अष्टमुखी यमराज में लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो ये मुकाबला नहीं होगा।
तुरंत पूरे आयोजन स्थल में हंसी गूंज उठी। जयंत परिवार के सदस्य के शब्द पूरी तरह से बेशर्मी भरे थे। यह स्पष्ट था कि वो इसलिए भाग रहा था क्योंकि वो जीत नहीं सकता था। फिर भी उसने शान से पीछे हटने के लिए एक बहाना खोजने की कोशिश की। हर कोई इसे समझ सकता था। तो जयंत परिवार अब अष्टमुखी यमराज को चुनौती देने की योजना नहीं बना रहा है? जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जयंत परिवार के सदस्य एक दूसरे को देखने लगे। सभी सिर झुकाए चुप रहे। जय सिंह के अखाड़े में खड़े होने पर कौन अष्टमुखी यमराज को चुनौती देने की हिम्मत करेगा? जय सिंह ने अष्टमुखी यमराज से कहा, चूंकि कोई चुनौती नहीं दे रहा है तो तुम नीचे जा सकते हो। अष्टमुखी यमराज, जो पहले से ही अखाड़े पर नहीं रहना चाहता था, तुरंत उठने के लिए संघर्ष करने लगा और कांपती आवाज में कहा, धन्यवाद मास्टर। जय सिंह ने अपने हाथ पीछे बांधे और जोर से कहा, अब क्या कोई और है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? आयोजन स्थल में सन्नाटा छा गया। वर्मा परिवार की विनाशकारी हार हुई। चौहान परिवार के मुखिया की हत्या कर दी गई और जयंत परिवार को भी पीटा गया। अष्टमुखी यमराज का तो कहना ही क्या। जय सिंह से द्वेष रखने वाले अब मंच पर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। किसी को बोलते न देख जय सिंह विक्रमजीत की ओर मुड़ा और मुस्कान के साथ कहा, परिवार के मुखिया विक्रमजीत, मई में ये नाग प्रमुख सभा उत्तर प्रदेश और विंध्य प्रदेश के बीच एक प्रतियोगिता है। इतने लंबे समय से ये मुख्य रूप से हम विंध्य प्रदेश वाले ही लड़ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश वाले बस बैठकर देख रहे हैं। भले ही आप बाद में जीत जाए, क्या आपको वास्तव में सबका समर्थन मिलेगा? विक्रमजीत की भौहें तंग गई और उसने गहरी आवाज में कहा, जय सिंह, क्या तुम उत्तर प्रदेश को चुनौती दे रहे हो? और क्या जय सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है, विक्रमजीत ने धीरे धीरे सिर हिलाया। चूंकि तुम मौत की तलाश में हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बुजुर्ग हुकुम, ये बच्चा बहुत अभिमानी और घमंडी है, किसी का सम्मान नहीं करता और उत्तर प्रदेश के लोगों को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है। बहुत विचार विमर्श के बाद उत्तर प्रदेश में वेनरेबल रियल्म वालों में केवल आपके हुकुम परिवार का हेमंत हुकुम ही उसका मुकाबला कर सकता है। क्यों ना आपका हुकुम परिवार इस लड़ाई को लड़े? बुजुर्ग हुकुम ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। जय सिंह की शक्ति देखने के बाद उनके हुकुम परिवार के लोग भी जय सिंह से लड़ने के लिए अखाड़े में प्रवेश करने से हिचकिचा रहे थे। हेमंत हुकुम उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञों में तीसरे स्थान पर था, जबकि शीर्ष 2 स्थान वाले अर्थ इमॉर्टल रियल में थे और ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगे। इन परिस्थितियों में हेमंत हुकुम अनिवार्य रूप से अर्थ इमॉर्टल्स के नीचे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 व्यक्ति था। जय सिंह के उत्तर प्रदेश को चुनौती देने और विक्रमजीत के हेमंत हुकुम को लड़ाई के लिए सौंपने के साथ बुजुर्ग हुकुम के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। एक गहरी सांस लेते हुए बुजुर्ग हुकुम ने हेमंत हुकुम को देखा और धीमी आवाज में कहा, हेमंत, तुम क्या सोचते हो? चूंकि राणावत परिवार के लोग ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं तो ये लड़ाई मुझे ही लड़नी होगी। हेमंत हुकुम ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी ये इतनी स्पष्ट थी कि कई लोग सुन सके। विक्रमजीत का भाव ठंडा पड़ गया। ये सर्वविदित था कि हुकुम परिवार और राणावत परिवार के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। वो चाहता था कि हेमंत हुकुम परिवार की शक्ति को कमजोर करने के तरीके के रूप में लड़े। हेमंत हुकुम के ऐसे शब्द व्यावहारिक रूप से उसके मुंह पर एक तमाचा थे। जैसे ही वो जवाब देने वाला था, विक्रमजीत के बगल में बैठे भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, थोड़ा सा धैर्य एक बड़ी योजना को सफल बना सकता है। एक बार हेमंत हुकुम से निपट लिया जाए तो हुकुम परिवार की शक्ति अनिवार्य रूप से गिर जाएगी। विक्रमजीत ने धीरे धीरे सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, हेमंत हुकुम, तुम उत्तर प्रदेश के वेनरेबल्स में सबसे मजबूत हो। अगर तुम ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते तो हम इसे संभाल सकते हैं। तुम्हारा बस एक शब्द ही काफी है। हेमंत हुकुम ने ठंडी मुस्कान दी, जवाब नहीं दिया और सीधे मंच पर कूद गया। हाथ जोड़कर हेमंत हुकुम ने जोर से घोषणा की, उत्तर प्रदेश के हुकुम परिवार का हेमंत हुकुम सम्मानित मास्टर जय से मार्गदर्शन चाहता है। जय सिंह ने चुपचाप देखा कि हेमंत हुकुम कदम दर कदम मंच पर चढ़ रहा है
और जोर से कहा, हेमंत हुकुम, मेरा तुमसे केवल एक प्रश्न है, कृपया बोलिए। मास्टर जय हेमंत हुकुम ने सिर हिलाया। जय सिंह ने पूछा, स्वर्ग का मूल हृदय में लौटता है, पृथ्वी का मूल आत्मा में लौटता है, मनुष्य का मूल शरीर में लौटता है का सार क्या है? तुम हेमंत हुकुम का भाव बहुत बदल गया। उसकी आंखें जय सिंह पर टिकी थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? हुकुम परिवार के कई लोगों का रंग भी बदल गया, क्योंकि जय सिंह ने जो कहा वो हुकुम परिवार की पैतृक युद्ध कला का एक श्लोक था। हालांकि हुकुम परिवार के बहुत से लोग इस श्लोक को नहीं जानते थे, केवल फ्यूजन स्टेज वाले ही इसे जान सकते थे। एक हल्की मुस्कान के साथ जय सिंह ने कहा, मैं ये कैसे जानता हूं? ये मुख्य बिंदु नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम इन 3 पंक्तियों को कैसे समझते हो। हेमंत हुकुम जय सिंह को घूरता रहा, काफी देर तक चुप रहा। उसने एक गहरी सांस ली और जोर से घोषणा की, हृदय के भीतर स्वर्ग की साधना, आत्मा के भीतर पृथ्वी की साधना, शरीर के भीतर मनुष्य की साधना। स्वर्ग के मूल को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए, पृथ्वी के मूल का अनादर नहीं किया जाना चाहिए, मनुष्य के मूल की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जय सिन्हा मुस्कुराया और सिर हिलाया। हेमंत हुकुम, तुम 27 साल से वेनरेबल रेल में अटके हुए हो और तुम्हारे कनिष्ठ तुमसे आगे निकल गए हैं, अर्थ इमॉर्टल रियल में प्रवेश कर गए हैं। क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि क्या हो रहा है? हेमंत हुकुम का चेहरा और ठंडा हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? ये सरल है, तुमने गलत रास्ता अपना लिया है। जय सिंह ने जोर से कहा, तुम्हारी दृष्टि में स्वर्ग और पृथ्वी बाहरी सत्ताएं हैं, केवल मनुष्य का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जो तुम नहीं समझते वो ये है कि साधक मूल रूप से स्वर्ग की अवहेलना करते हैं। मनुष्य सार है, साधना के मार्ग में ये विश्वास आवश्यक है कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मेरी सेवा कर सकते हैं। स्वर्ग के मूल और पृथ्वी के मूल का सम्मान और उपयोग किया जा सकता है, लेकिन केवल मनुष्य का मूल ही मौलिक है। साधना के शिखर पर स्वर्ग और पृथ्वी की महानता मेरी महानता जितनी नहीं है। हक्का बक्का होकर हेमंत हुकुम वहां काफी देर तक खड़ा रहा, फिर अचानक धड़ाम से घुटनों के बल गिर गया। कांपती आवाज में बोला, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद मास्टर जय। मैं इस गहन कृपा और ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। इस स्थिति ने तुरंत घटनास्थल पर हंगामा खड़ा कर दिया। यहाँ क्या हो रहा है? वे अब लड़ नहीं रहे हैं और वो अब घुटने टेक रहा है। क्या हो रहा है? हेमंत हुकुम 20 से अधिक वर्षों से वेनरेबल रियल में है और कहा जाता है कि वो विक्रम वर्मा से भी अधिक मजबूत है। वो कैसे घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगा? उत्तर प्रदेश का हुकुम परिवार भी चकित था और विक्रमजीत तो और भी हैरान था। भौहें सिकोड़कर बोला, यहाँ क्या हो रहा है? विक्रमजीत के बगल में भूरे बालों वाले एक बुजुर्ग के चेहरे पर ठंडक थी और उसने गंभीरता से कहा, मुझे विवरण नहीं पता, लेकिन हेमंत हुकुम की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। इस दर पर मुझे डर है कि वो जल्द ही अर्थ इमॉर्टल रियल्म को पार करने वाला है। क्या? विक्रमजीत की आंखें चौड़ी हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये जय सिन्हा द्वारा कहे गए शब्दों के कारण ही हुआ होगा जिसने उसे प्रबुद्ध किया। भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया, हेमंत हुकुम एक जनजात प्रतिभाशाली है जिसने 29 साल की उम्र में वेनरेबल रियल्म प्राप्त किया। अब वो 56 साल का है, लेकिन अभी भी अर्थ इमॉर्टल रियल्म में कदम नहीं रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि हेमंत हुकुम के पास पर्याप्त जंग के बाद की नींव नहीं है, लेकिन उसके साथ लड़ने के बाद मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हेमंत हुकुम जनजात प्रतिभा और अर्जित नींव दोनों में असाधारण है। कि वो अर्थ इमॉर्टल रियल्म तक नहीं पहुंचा है, इसका निश्चित रूप से एक कारण है। अब ऐसा लगता है हेमंत हुकुम के अर्थ इमॉर्टल रियल्म में प्रवेश न कर पाने का कारण पूरी तरह से उसकी मानसिकता में निहित है। वो गलत रास्ते पर था, जिसके कारण वो 27 साल तक स्थिर रहा। अब जब जय सिंह ने उसे सच्चाई बता दी है तो ऐसा लगता है कि उसकी साधना एक बार फिर से ऊंची उड़ान भरेगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? विक्रमजीत ने आश्चर्यचकित चेहरे के साथ कहा। जय सिंह ने केवल कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया और उसने इतनी प्रगति कर ली। ये कैसे संभव है? साधना का मार्ग ठीक इसी तरह है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट और क्यूआर रिफाइनमेंट से लेकर फ्यूजन स्टेज तक कोई भी केवल पार्श्विक बल से आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक बार जब आप वेनरेबल रियल में पहुंच जाते हैं तो ये इतना आसान नहीं रह जाता।
और वेनरेबल से अर्थ इमॉर्टल रियल्म तक की छलांग के लिए न केवल शक्ति बल्कि एक निश्चित मानसिक स्थिति की भी आवश्यकता होती है। भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, अन्यथा युगों युगों से इतने सारे सॉवरेन्स के साथ कितने अर्थ इमॉर्टल रियल्म में प्रवेश कर पाए हैं। एक गहरी सांस लेते हुए विक्रमजीत ने धीमी आवाज में पूछा, उन शब्दों को सुनने के बाद क्या आपको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ? नहीं, भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने आह भरी। जय सिंह ने जो शब्द कहे वे विशेष रूप से हुकुम परिवार के गुप्त विधान के बारे में थे। केवल वे जो हुकुम परिवार के गुप्त विधान की साधना करते हैं, विशेष रूप से हेमंत। हुकुम के स्तर की साधना वाला कोई व्यक्ति कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता था। दूसरों के लिए उसके शब्द बेकार है, किसी और के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कहते हुए भूरे बालों वाले बुजुर्ग के स्वर में स्पष्ट रूप से पछतावे की भावना थी। वो वेनरेबल रियल में एक महत्वपूर्ण समय से था। अगर उसे कोई ज्ञान प्राप्त हो सकता तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। जो वो नहीं जानता था वो ये था कि जय सिंह खुद भी उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता था जो उसने कहे थे। वे शब्द नियति ग्रंथ में दर्ज थे। अभी अभी जब जय सिंह ने हेमंत हुकुम को मंच पर चढ़ते देखा तो उसने उसके शरीर में प्राण के चलने के तरीके में कुछ असामान्य देखा और उसे नियति ग्रंथ के एक अंश की याद आ गई। शुरू में जय सिंह ने बस इसे आजमाने के इरादे से एक प्रश्न पूछा था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये वास्तव में हुकुम परिवार द्वारा पारित एक गुप्त टेक्निक थी। और जय सिंह बहुत स्पष्ट था कि ये गुप्त टेक्निक नियति ग्रंथ में उल्लिखित एक थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से उसने कांस्य पत्र प्राप्त किया था वो इस गुप्त टेक्निक की व्याख्याओं को समझ सकता था। जय सिंह ने जो शब्द अभी अभी कहे वे इस टेक्निक के लिए व्याख्याएं थी। जय सिंह खुद भी काफी हिल गया था। हुकुम परिवार की गुप्त टेक्निक वास्तव में नियति ग्रंथ में दर्ज एक थी, जो बेहद नई बात थी। क्या ऐसा हो सकता है कि हुकुम परिवार और नियति ग्रंथ के बीच कोई संबंध हो? हेमंत हुकुम खड़ा हुआ, जोर से घोषणा करते हुए, हुकुम परिवार स्वेच्छा से हार मानता है। मास्टर, जय हुकुम परिवार आपके द्वारा प्रस्तावित किसी भी शर्त को स्वीकार करने को तैयार है। जय सिंह ने शांति से सिर हिलाया। उसकी नजर अंततः विक्रमजीत पर टिकी और उसने जोर से कहा, परिवार के मुखिया विक्रमजीत, आप आगे किसे भेजेंगे? विक्रमजीत का चेहरा बर्फीला था। वो वास्तव में अपने बगल में खड़े भूरे बालों वाले बुजुर्ग को जय सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए भेजना चाहता था। लेकिन बुजुर्ग ने कहा था कि जब तक वो जय सिंह की ग्रेट प्रज्ञा वज्राजैन टेक्निक को नहीं तोड़ सकता, वो जय सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने हेमंत हुकुम को इस विचार के साथ मंच पर जाने दिया कि हेमंत हुकुम जय सिंह की ग्रेट प्रज्ञा वज्राजैन टेक्निक को समाप्त कर देगा और साथ ही हुकुम परिवार की शक्ति को कमजोर कर देगा। परिणाम हालांकि हेमंत हुकुम का सीधे हार मान लेना था, जिसने उसे अचंभित कर दिया। चारों ओर देखकर विक्रमजीत ने एक और व्यक्ति की ओर इशारा किया, जो विंध्य प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा विशेषज्ञ था। ये व्यक्ति भी वेनरेबल रियल में था, लेकिन उसकी शक्ति हेमंत हुकुम से बहुत कम थी। फिर भी इस बिंदु पर उसके पास खुद को मजबूत करने और मंच पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जय सिंह ने इस आदमी के साथ वैसा ही शिष्टाचार नहीं दिखाया जैसा उसने हेमंत हुकुम के साथ किया था। एक मुकाबले के बाद 13वीं चाल पर उस आदमी को जय सिंह ने मंच से नीचे गिरा दिया। बेशक जय सिंह ने उसे गंभीर रूप से घायल नहीं किया, आखिरकार उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद दो और चुनौती देने वाले एक के बाद एक मंच पर चढ़े, लेकिन वे भी प्रत्येक जय सिंह से हार गए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रेत तलवार मोहनलाल भीड़ के भीतर से देख रहा था और जय सिंह का ध्यान भी उस पर टिका हुआ था। जय सिंह ने सीधे मोहनलाल को ऊपर आने की चुनौती नहीं दी, क्योंकि वो मोहनलाल के खुद कार्रवाई करने का प्रतीक्षा कर रहा था। उसे यकीन था कि मोहनलाल ने या तो विंध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की किसी शक्ति के साथ गठबंधन किया होगा, जिसने उसे मई में नाग प्रमुख सभा को उकसाने का दुस्साहस दिया। चूंकि चौहान परिवार, जयंत परिवार, वर्मा परिवार और अष्टमुखी यमराज ने इतनी जल्दी अपनी चालें चली, वे निश्चित रूप से वे ताकतें नहीं थी
जिनके साथ मोहनलाल ने भागीदारी की थी। दोनों प्रांतों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपनी ताकत को इतनी जल्दी समाप्त करना या खुद को बहुत जल्द प्रकट करना असंभव होगा। इसलिए मोहनलाल के साथ संबद्ध बल निश्चित रूप से कोई और था। जय सिंह अभी ये नहीं समझ पा रहा था कि वह किसका समर्थन कर रहा है, इसलिए फिलहाल उसने उसे चुनौती देने का भी कोई इरादा नहीं किया। उत्तर प्रदेश के लोगों को लगातार चुनौती देकर जय सिंह वास्तव में दोनों पक्षों की ताकत को कम कर रहा था और साथ ही मोहनलाल को बाहर निकालने का लालच दे रहा था। मोहनलाल को अंततः जय सिंह के खिलाफ लड़ना ही था, क्योंकि वो जय सिंह को अपने हाथों से मारने के लिए तरस रहा था। हालांकि जय सिंह की वर्तमान स्थिति के साथ मोहनलाल ने जय सिंह से लड़ने के लिए रिंग में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। वो केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक कि जय सिंह की शक्ति पर्याप्त रूप से कम न हो जाए, फिर अपनी चाल चले। अभी जय सिंह अपनी ताकत कम कर रहा था, मोहनलाल के अपनी चाल चलने का प्रतीक्षा कर रहा था। बेशक मोहनलाल अपने नाम से उसे चुनौती नहीं देगा। एक बार जब वो ऊपर आएगा तो जय सिंह ये देख पाएगा कि वो किस बल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तब तक जय सिंह स्वाभाविक रूप से ये पता लगा पाएगा कि मोहनलाल ने गुप्त रूप से किस शक्ति से संपर्क किया था। लगातार 5 विरोधियों को हराने के बाद जय सिंह भी कुछ हद तक हाफ रहा था। उस पल भूरे बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने अंततः धीरे धीरे सिर हिलाया। विक्रमजीत इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था और तुरंत घोषणा की, जय सिंह, तुम वास्तव में बहुत अभिमानी हो। ये सोचते हुए कि उत्तर प्रदेश में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। इस दौर में मेरा राणावत परिवार तुमसे लड़ेगा। आसपास की भीड़ से उपहास की एक लहर उठी। आधे दिन लड़ने के बाद और एक तरह की रिले लड़ाई में लगातार 5 विरोधियों के साथ अब एक चुनौती की घोषणा करना वास्तव में शर्म की कमी थी। विक्रमजीत ने भीड़ के उपहास पर कोई ध्यान नहीं दिया और भूरे बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति की ओर मुड़कर कहा, बुजुर्ग हिरेंद्र, मैं इस लड़ाई के लिए आपको परेशान करूंगा। भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने अपनी बाहें खोली और उसका शरीर धीरे धीरे तैरने लगा। एक सरकते हुए सारस जैसा फिर धीरे से मंच पर उतरा। इस दृश्य को देखकर भीड़ आश्चर्य में चिल्लाई और कई शक्तिशाली व्यक्तियों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये वास्तव में वह हेमंत हुकुम ने गहरी भौहें सिकोड़ी अब ध्यान नहीं कर रहा था, बल्कि सीधे मंच पर घूर रहा था। उसका भाव काफी बदसूरत था। वो कौन है? पास के किसी व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। लोकेश फणीकर, हेमंत हुकुम ने गंभीरता से कहा। कैलाश पर्वत के ऋषि के रूप में जाना जाता है, एक मास्टर जो कैलाश पर्वत से नीचे आया था और एक बार अर्थ रैंक पर 5वें स्थान पर पहुंचा था। हालांकि उसे 15 वर्षों से नहीं देखा गया है, इसलिए उसका नाम अब सूची में नहीं है। लेकिन कोई गलती न करे, उसकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। 15 साल पहले वो अर्थ इमॉर्टल रियल्म से केवल एक कदम दूर था। अब फिर से प्रकट हो रहा है। भले ही उसने अर्थ इमॉर्टल का दर्जा हासिल नहीं किया है, उसकी ताकत कैसे सरल हो सकती है? हे भगवान, ये वास्तव में वह है, किसी और ने चिल्लाया। मैंने भी उसके बारे में सुना है। वे कहते हैं कि उसकी ताकत जबरदस्त है। इस लड़ाई में क्या उस मास्टर जय के पास अभी भी कोई मौका है? हेमंत हुकुम ने आ भरी। जब उसने मंच पर जय सिंह को देखा, धीरे से बोला, अगर उसने ये 5 दौर लगातार नहीं लड़े होते तो उसकी ताकत और बुजुर्ग हिरेंद्र की ताकत के बीच का अंतर शायद 50-50 होता। लेकिन इन 5 दौरों को एक के बाद एक लड़ने के बाद उसने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी है। मुझे डर है कि उसके जीतने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। आसपास के लोगों के भाव तुरंत बहुत बदल गए। क्या ऐसा हो सकता है कि मंच पर जय सिंह की यात्रा समाप्त होने वाली थी? बुजुर्ग हिरेंद्र के मंच पर कदम रखने से पहले ही जय सिंह ने उस पर ध्यान दे दिया था। उपस्थित सभी लोगों में सबसे मजबूत प्रेत तलवार मोहनलाल, बुजुर्ग हिरेंद्र और हेमंत हुकुम थे। ये तीनों अर्थ इमॉर्टल के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं थे। उनमें से बुजुर्ग हिरेंद्र विशेष रूप से रहस्यमय था। जय सिंह की डेविल्स सर्च टेक्निक वास्तव में उस तरीके को पकड़ने में असमर्थ थी
जिसमें बुजुर्ग हिरेंद्र की ऊर्जा बह रही थी। ये एक अत्यंत दुर्लभ घटना थी, इसलिए जय सिंह शुरू से ही बुजुर्ग हिरेंद्र से सतर्क था। बुजुर्ग हिरेंद्र का इस क्षण अपनी चाल चलना वास्तव में बहुत धूर्ततापूर्ण था। जय सिंह ने लगातार 5 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें 3 सॉवरेन्स और फ्यूजन के शिखर पर 2 विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा था, जिसने उसकी शक्ति को गंभीर रूप से समाप्त कर दिया था। बुजुर्ग हिरेंद्र का इस समय ऊपर आना केवल उस स्थिति का लाभ उठाना था। लेकिन अखाड़े के मैच ऐसे ही होते हैं। यदि आप चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं तो आप या तो अपनी जगह लड़ने के लिए किसी को ढूंढते हैं या आप हार मान लेते हैं। जय सिंह के लिए लड़ने वाला कोई नहीं बचा था, इसलिए ये लड़ाई केवल उसके और बुजुर्ग हिरेंद्र के बीच व्यक्तिगत रूप से हो सकती थी। बुजुर्ग हिरेंद्र ने स्वाभाविक रूप से अपने आसपास की चर्चाएं सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई असामान्य भाव नहीं दिखा। उसने हाथ जोड़कर कहा, लोकेश फणीकर मास्टर जय के उत्कृष्ट दावपेंचों से निर्देश चाहता है। जय सिंह ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। बुजुर्ग हिरेंद्र ने एक गहरी सांस ली, धीरे धीरे दोनों हाथों को फैलाया, जिसमें उसके अंगूठे तर्जनी और मध्यमा उंगलियां एक सारस की चोंच की तरह एक साथ थी। अचानक उसने एक अमर सारस की तरह एक चीख निकाली, फिर हवा में छलांग लगाई। उसके हाथ शून्य में इशारा कर रहे थे। प्रत्येक उंगली का प्रहार हवा को तेज चीखों के साथ लगातार छेद रहा था। एक के बाद एक हवा के झोंकों ने सारस की चोंच का आकार ले लिया, जो जय सिंह की ओर तेजी से बढ़े। आसपास की भीड़ ने जयकार की, यहां तक कि हेमंत हुकुम ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। इमॉर्टल क्रेन डिवाइन फिस्ट टेक्निक, बुजुर्ग हिरेंद्र की विशेष टेक्निक। इतने साल हो गए और उसकी शक्ति में इतना सुधार हुआ है। क्या ये चाल बहुत शक्तिशाली है? पास में किसी ने आश्चर्य से पूछा। हेमंत हुकुम ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, कम से कम पहले वाला मैं इस प्रहार का सामना नहीं कर पाता। उसके बगल वाला व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। हेमंत हुकुम जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने भी ऐसी टिप्पणी की। अब सवाल यह था कि क्या जय सिंह, जिसने अभी अभी 5 दौर लड़े थे, इस प्रहार का सामना कर सकता था? भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे जय सिंह ने अपनी चाल चली। बचने के बजाय उसने आगे कदम बढ़ाया, हवा में अपने हाथों से एक विशाल वृत्त बनाया। इस वृत्त के भीतर एक भंवर बन गया और जैसे जैसे जय सिंह के हाथ घूमते रहे, भंवर की गति भी बढ़ती गई। भंवर के केंद्र में एक ताई ची चक्र का पैटर्न हल्का सा उभरा। 100 से अधिक सारस की चोंचें आगे बढ़ी और जय सिंह का भंवर भी पूरी तरह से बन गया था। एक विशाल ताई ची चक्र ने उनका सीधे सामना किया। सभी सारस की चोंचें ताई ची चक्र से टकराईं, लेकिन वे उसमें ऐसे गायब हो गई जैसे कीचड़ समुद्र में सभी ताई ची चक्र द्वारा अवशोषित कर ली गई बिना किसी हलचल के, जैसे कि प्रभावों से अछूता हो। दूरी में बुजुर्ग हिरेंद्र की पुतलियां अचानक फैल गई और उसने जय सिंह को सदमे में देखा। तुम बुद्धिज्म कल्टीवेशन की गुप्त टेक्निक्स के साधक नहीं हो? ये एक टाओइज्म टेक्निक है। तुम ये भी कैसे जान सकते हो? हे जय सिंह ने उपहास किया, कुछ नहीं कहा। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, अब मेरा मुक्का खाने की तुम्हारी बारी है। जैसे ही उसने बोला, जय सिंह के शरीर से अचानक काली प्राण ऊर्जा का एक प्रवाह उठा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और काली प्राण ऊर्जा उसके भीतर एकत्रित हो गई। जय सिंह ने अपनी मुट्ठी भींची और कदम दर कदम आगे बढ़ा। प्रत्येक कदम के साथ उसके पैरों के नीचे का फर्श टूट गया। 7वें कदम पर जय सिंह ने अंततः अपनी चाल चली एक भारी मुक्का मारा। काली प्राण ऊर्जा एक भयंकर काले नाग में बदल गई, जो दहाड़ते हुए बुजुर्ग हिरेंद्र की ओर बढ़ा। बुजुर्ग हिरेंद्र का भाव बहुत बदल गया। उसने बेशक जय सिंह के मुक्के की शक्ति को महसूस किया। बिना किसी हिचकिचाहट के वो तुरंत हवा में उड़ गया। इस प्रहार के मुख्य प्रभाव से बचने का प्रयास कर रहा था। हालांकि काले नाग में जैसे अपनी जान थी, वो सीधे उसके पीछे आकाश में चला गया। ये देखकर कि वो समय पर नहीं बच सकता, बुजुर्ग हिरेंद्र केवल एक गहरी सांस ले सका और हवा के बीच में
अपने हाथों को एक झटके से हिलाया, उसने हजारों सारस छायाएं उत्पन्न की जो काले नाग की ओर बढ़ी। इनमें से प्रत्येक सारस छाया बुजुर्ग हिरेंद्र की शक्ति का एक विस्फोट लिए हुए थी। जैसे ही हजारों सारस छायाएं आगे बढ़ी, काला नाग वास्तव में उनका सामना नहीं कर सका और मंद पड़ गया, अंततः टुकड़ों में बिखर गया। जबरदस्त बल ने अंततः बुजुर्ग हिरेंद्र को कोई हानि नहीं पहुंचाई, हालांकि इस प्रहार ने बुजुर्ग हिरेंद्र की काफी शक्ति समाप्त कर दी थी। उतरने पर उसका रंग लाल हो गया और उसकी आंतरिक ऊर्जा हिंसक रूप से उबलती रही। वो बस इस तरह के जवाबी हमले का बहुत बार उपयोग नहीं कर सकता था। जैसे ही बुजुर्ग हिरेंद्र स्थिर हुआ, जय सिन्हा फिर से आगे बढ़ा। बुजुर्ग हिरेंद्र के पास जय सिन्हा के साथ पूर्ण युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सच कहूं तो बुजुर्ग हिरेंद्र अंदर से पूरी तरह से हैरान था। जय सिंह ने अभी अभी लगातार 5 लोगों से युद्ध किया था। भले ही उसके पास अपार शक्ति हो, उसकी ऊर्जा अब तक लगभग समाप्त हो जानी चाहिए थी। तो जय सिंह की शक्ति में ज्यादा कमी क्यों नहीं आई थी? द्वंद्व तीव्र था, जिसमें बुजुर्ग हिरेंद्र ने अपने पूरे जीवन में अर्जित सभी युद्ध ज्ञान का उपयोग किया। इस मुकाबले ने वास्तव में दर्शकों को संतुष्ट किया, इसे रोमांचक और प्राण पोषक बना दिया। जय सिंह और बुजुर्ग हिरेंद्र शक्ति में समान रूप से मेल खाते थे। जब वे करीबी लड़ाई में लड़े तो दोनों ने अपनी युद्ध टेक्निक्स को अपनी सीमा तक प्रदर्शित किया, जिससे बेहतर लड़ाके को पहचानना मुश्किल हो गया। लड़ाई लगभग आधे घंटे तक चली और अंत में जय सिन्हा थोड़ा अधिक कुशल था। उसने एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिसने बुजुर्ग हिरेंद्र को मंच से नीचे गिरा दिया। बुजुर्ग हिरेंद्र जमीन पर गिर गया, खून का एक घूंट थूक रहा था। पास के कई अन्य लोगों के सहारे वो अंततः खड़ा हो पाया। मंच पर जय सिन्हा को देखते हुए उसने अफसोस के साथ आह भरी और कहा, सचमुच युवा पीढ़ी से एक नायक उभरता है। मैं अपनी हार को पूरे दिल से और ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। परिवार के मुखिया विक्रमजीत, मैंने अपना कर्ज चुका दिया है। आगामी लड़ाई के लिए कृपया मुझे राणावत परिवार का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ होने के लिए क्षमा करें। विक्रमजीत ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसका रंग बेहद बदसूरत था। बुजुर्ग हिरेंद्र उनका सबसे बड़ा भरोसा था। अगर वो भी हार गया तो उनके पास क्या आशा बची थी? बेशक जय सिंह की जीत एक कीमत पर आई। वो मंच पर खड़ा था भी भारी सांस ले रहा था। बुजुर्ग हिरेंद्र वास्तव में जय सिंह से अधिक मजबूत था, जो इसलिए जीता क्योंकि नियति ग्रंथ में कई गुप्त टेक्निक्स थी। अन्यथा ये जय सिंह हो सकता था जो मंच से नीचे गिरा दिया गया होता। फिर भी अब जय सिन्हा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक और लड़ाई के लिए बहुत कम ऊर्जा बची थी। नीचे की भीड़ उत्साह से गूंज रही थी, स्थिति का लाभ उठाने का मौका पाने के लिए उत्सुक थी। अब जय सिंह को हराने से किसी का नाम महान हो जाएगा। मोहनलाल की आंखें चमक उठीं, फिर भी उसने मंच पर कदम नहीं रखा। इसके बजाय नीचे चुपचाप प्रतीक्षा करने का विकल्प चुना। उस पल राणावत परिवार का एक आदमी अचानक मंच पर कूद गया, जोर से चिल्लाया, जय सिंह, इस मुकाबले के लिए मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी बनूंगा। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? भीड़ भड़क उठी। जय सिंह ने अभी अभी एक लड़ाई खत्म की थी और यह आदमी मंच पर कूद गया। जय सिंह को एक पल के लिए भी आराम करने की अनुमति नहीं दे रहा था, पूरी तरह से बेशर्म। उस आदमी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो अनजान हो। ऐसे अवसर दुर्लभ थे। वो जय सिन्हा को आराम करने कैसे दे सकता था? अगर जय सिंह ने अपनी ताकत वापस पाली तो क्या वो उसका सामना करने की हिम्मत करेगा? जय सिंह ने एक गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, अगर राणावत परिवार हार मानने से इनकार करता है तो मैं अंत तक लड़ता रह सकता हूं। अच्छा, तो मैं तुम्हें अपने राणावत परिवार की शक्ति दिखाऊंगा। एक ठंडी हंसी के साथ वो आदमी सीधे उस पर टूट पड़ा और दोनों युद्ध में लग गए। राणावत परिवार का जो सदस्य अखाड़े में उतरा था वो केवल फ्यूजन स्टेज पर था, लेकिन वो मंच पर जय सिन्हा के साथ बराबरी का मुकाबला करने में कामयाब रहा। उपस्थित सभी को यह स्पष्ट था कि जय सिन्हा की शक्ति अब गंभीर रूप से समाप्त हो चुकी थी। उसके भीतर शायद ही
कोई शक्ति बची हो। यहां तक कि फ्यूजन स्टेज के व्यक्ति से निपटना भी जय सिंह के लिए कठिन होता जा रहा था। विक्रमजीत का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने गहरी आवाज में कहा, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो अभी भी सिर्फ एक व्यक्ति है, वो मनमानी नहीं कर सकता। राणावत परिवार के सदस्य भी खुशी से भरे हुए थे। जब तक जय सिंह हार जाता तब तक लाभ अभी भी उत्तर प्रदेश के पास होता। दूसरी ओर विंध्य प्रदेश के सभी लोग चिंता से भरे हुए थे। अगर चीजें इसी तरह चलती रही और जय सिंह हार गया तो विंध्य प्रदेश की हार निश्चित हो जाएगी। अंत में एक करीबी संघर्ष के बाद जय सिंह राणावत परिवार के सदस्य को मंच से नीचे गिराने में कामयाब रहा, लेकिन वो खुद लगभग थक चुका था। मंच के किनारे पर झुका हुआ था, जैसे कि वो अब खड़ा नहीं हो सकता। ये देखकर उत्तर प्रदेश के लोग उत्साहित थे, ऐसे दुर्लभ अवसर को पहचानते हुए। अगला दौर में लड़ूंगा, मुझे करने दो, ये मैं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। प्रत्येक जय सिंह से अगला लड़ने के लिए उत्सुक था। विंध्य प्रदेश की ओर यादव परिवार, सिसोदिया परिवार, नायक परिवार और होलकर परिवार सभी हैरान थे। यशवंत यादव और शमशेर सिसोदिया तो तुरंत किसी को लड़ाई में भेजने के लिए तैयार थे। उस पल एक आकृति अचानक मंच पर कूद गई, जिसके साथ एक भयानक उपहासपूर्ण हंसी थी। है ये लड़ाई व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा संभाली जानी चाहिए। उस व्यक्ति को पहचानकर भीड़ में कई लोगों की सांसें अटक गई। प्रेत तलवार मोहनलाल, हालांकि प्रेत तलवार मोहनलाल घटनास्थल पर जल्दी पहुंच गया था। वो छिपा हुआ था, उसका चेहरा ढका हुआ था और ऐसी भीड़ में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उसके अचानक प्रकट होने से स्वाभाविक रूप से कई लोग हैरान रह गए। विशेष रूप से विंध्य प्रदेश वालों के लिए आखिरकार प्रेत तलवार मोहनलाल मुख्य रूप से विंध्य प्रदेश में सक्रिय रहा था और उसके अधिकांश दुश्मन वही थे। उत्तर प्रदेश से उसका बहुत कम संबंध था। इस प्रकार उसके प्रकट होने से विंध्य प्रदेश में कई लोगों से गुस्से की चीखें निकली, जबकि उत्तर प्रदेश की प्रतिक्रिया कुछ शांत थी। विंध्य प्रदेश के एक व्यक्ति ने चिल्लाया, मोहनलाल, ये मई की नाग प्रमुख सभा है। प्रतियोगी विंध्य और उत्तर प्रदेश से हैं और इसके अलावा वे हैं जिन्होंने प्रारंभिक दौर जीता है। तुम्हें मंच पर कदम रखने का क्या अधिकार है? मोहनलाल ने अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसा, है क्षमा करें, लेकिन मुझे यहां रहने का अधिकार है। इस बार मैं उत्तर प्रदेश के वशिष्ठ परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, घटनास्थल पर कई लोग उत्तर प्रदेश के वशिष्ठ परिवार की ओर देखने लगे। वशिष्ठ परिवार उत्तर प्रदेश के 10 बड़े परिवारों में से एक था, लेकिन वे आमतौर पर लो प्रोफाइल रखते थे। वहां के शीर्ष परिवारों में निचले पायदान पर थे। इस मई की नाग प्रमुख सभा के लिए जो सबने अनुमान लगाया था, उसके आधार पर वशिष्ठ परिवार के लिए प्रारंभिक दौर से गुजरना लगभग असंभव था। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वशिष्ठ परिवार बिना किसी दुर्घटना के प्रारंभिक दौर से गुजरने में कामयाब रहा था। फिर भी वशिष्ठ परिवार ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया, क्योंकि उनकी ताकत से पता चलता था कि उनका मई की नाग प्रमुख सभा पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि वर्तमान स्थिति पूरी तरह से अलग थी। अब जब प्रेत तलवार मोहनलाल वशिष्ठ परिवार की जगह लड़ रहा था, तो लोगों को इस मई की नाग प्रमुख सभा की गतिशीलता पर पुनर्विचार करना पड़ा। विंध्य और उत्तर प्रदेश दोनों के उच्च पदस्थ वेनरेबल रियल्म के विशेषज्ञ पहले से ही लड़ने में असमर्थ होने के साथ अब जब मोहनलाल मैदान में उतर आया है, तो कौन उसका मुकाबला कर सकता है? मोहनलाल जीता। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वशिष्ठ परिवार अब दो प्रांतों में संवाद को नियंत्रित करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि अंतिम विजेता वशिष्ठ परिवार होगा? वशिष्ठ परिवार के मुखिया वासुदेव वशिष्ठ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जोर से कहा, मोहनलाल मेरे वशिष्ठ परिवार की ओर से लड़ रहा है। क्या ये नियमों के खिलाफ है या नहीं? सबने एक दूसरे को निराशा में देखा। कौन कह सकता था कि ये नियमों के खिलाफ है? वासुदेव वशिष्ठ, तुमने वास्तव में खुद को बहुत अच्छी तरह छिपा कर रखा है। विक्रमजीत ने दांत पीसकर कहा, मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम प्रेत तलवार मोहनलाल की सहायता मांग रहे हो? परिवार के मुखिया विक्रमजीत,
क्या तुम सच में सोचते हो कि पूरा उत्तर प्रदेश तुम्हारे राणावत परिवार का पिछवाड़ा है कि तुम्हें हर चीज की सूचना दी जानी चाहिए? वासुदेव वशिष्ठ ने उपहास किया। अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता तो शायद मोहनलाल को अब तक तुम्हारे द्वारा मोहरे के रूप में बाहर भेज दिया गया होता। इस महान युद्ध में दोनों प्रांतों के सभी प्रमुख परिवारों के पास एक मौका है। ये तुम्हारे द्वारा क्यों रचा जाना चाहिए? तुम्हारे आदेशों का पालन करने के लिए मेरा वशिष्ठ परिवार शायद पर्याप्त मजबूत न हो, लेकिन हम तुम्हारे नियंत्रण में एक मात्र पालतू कुत्ता बनने से इनकार करते हैं। विक्रमजीत, तुमने क्या कहा? विक्रमजीत गुस्से में था, क्योंकि वासुदेव वशिष्ठ आमतौर पर उससे मिलते समय बहुत सम्मानजनक होता था और उसने पहले कभी ऐसी मुखरता नहीं दिखाई थी। वासुदेव वशिष्ठ ने कहा, अगर परिवार के मुखिया विक्रमजीत की सुनने की शक्ति कमजोर हो रही है तो वो अपने पद से हट भी सकता है। अनावश्यक रूप से परिवार के मुखिया की भूमिका से क्यों चिपके रहना? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। विक्रमजीत गुस्से में था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे वशिष्ठ परिवार का कुछ नहीं कर सकता? वासुदेव वशिष्ठ ने उपहास किया। परिवार के मुखिया विक्रमजीत जो करना चाहते हैं वो मेरे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हम यहां मई की नाग प्रमुख सभा में हैं और दोनों प्रांतों की शिकायतें यही सुलझाई जाएंगी। अगर परिवार के मुखिया विक्रमजीत असंतुष्ट हैं, तो वो इसे अखाड़े के मंच पर हल कर सकते हैं। विक्रमजीत गुस्से से पीला पड़ गया। राणावत परिवार के पास शायद ही कोई शीर्ष लड़ाका बचा था और वशिष्ठ की तरफ अखाड़े पर प्रेत तलवार मोहनलाल खड़ा था। राणावत परिवार संभवतः इस मामले को अखाड़े के मंच पर उसके साथ कैसे हल कर सकता था? विक्रमजीत के चुप रहने पर स्वाभाविक रूप से बाकी लोग भी चुप हो गए। प्रेत तलवार मोहनलाल एक उल्लासपूर्ण उपहास के साथ जय सिंह को देखा। जय सिंह, अब मैं तुम्हारे साथ ये लड़ाई लड़ने के योग्य हूं ना? ये लड़ाई मेरा यादव परिवार उसकी जगह ले लेगा। यशवंत यादव ने गहरी आवाज में घोषणा की। मोहनलाल ने यशवंत यादव पर एक नजर डाली और ठंड से कहा, बूढ़े आदमी, जब मैं जय सिंह से निपट लूंगा तो स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे यादव परिवार के साथ हिसाब चुकता करूंगा। इतनी जल्दी क्या है? जय सिंह ने कहा, बुजुर्ग यादव, मैं आपके नेक इरादों की सराहना करता हूं। मोहनलाल ने मुझे चुनौती दी, इसलिए मैं इस लड़ाई में व्यक्तिगत रूप से उसके साथ एक निष्कर्ष पर आऊंगा। लेकिन तुम्हारी वर्तमान स्थिति, यशवंत यादव ने चिंतित होकर कहना शुरू किया। कोई बात नहीं, जय सिंह ने कहा ठंडी आवाज में। मोहनलाल को देखते हुए मोहनलाल को मारना अभी भी असंभव नहीं है। मोहनलाल जोर जोर से हंसा। जय सिंह, तुम सच में बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम मुश्किल से खड़े हो पा रहे हो, फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें इतनी बड़ी बातें करने की हिम्मत किसने दी? नीचे की भीड़ भी हंसी में फूट पड़ी। जय सिंह के शब्द वास्तव में बहुत बढ़ा चढ़ाकर लग रहे थे। हर्ष हुकुम का चेहरा गंभीर था और उसने दांतों को भींचते हुए कहा, जय सिंह, तुम मौत के करीब हो और अभी भी इतने अभिमानी हो। मोहनलाल के प्रहार से क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी अखाड़े से जीवित बचकर जा सकते हो? जय सिंह का भाव शांत रहा और उसने ठंड से कहा, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं या नहीं, ये लड़ाई के बाद पता चल जाएगा। मोहनलाल, मेरा तुमसे बस एक सवाल है। तुम्हारा त्रिमूर्ति देवता से क्या संबंध है? विंध्य प्रदेश के 10 बड़े परिवार सभी बेचैन हो गए। वे सभी त्रिमूर्ति देवता के मुद्दे से अवगत थे। ये प्रेत तलवार मोहनलाल, क्या वह भी त्रिमूर्ति देवता से संबंधित था? मोहनलाल का चेहरा बहुत बदल गया। उसने कुछ देर जय सिंह को घूरा और फिर गहरी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो।